सभी को नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में हम लोग हर कार्यक्रम की तरह आज भी आपके सामने लाइव आ चुके हैं और थोड़ी देर में ही हमारा ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो तब तक कृपया इंतज़ार करें, हम लोग कुछ फ़ॉर्मेलिटी से उसको पूरा कर लेते हैं। फिर अभी हम एक फ़ेसबुक लाइव लिंक हमारा क्रिएट हो गया है और उस लिंक को अब हम पब्लिकली शेयर करेंगे। तो कृपया हमारे स्पीकर से भी ये निवेदन है कि आपके पास अभी व्हाट्सएप एक मैसेज जाएगा, उसको आप चाहे तो अपने सुनने वालों को शेयर कर सकते हैं। या My God. नमस्ते सर। अब्दुल्ला जी, अभी एक लाइव लिंक जाएगा, इसको शेयर करिए आप लोग सब लोग मिलके। फिर हम लोग जी, अभी ये कार्यक्रम लाइव शेयर हो चुका है हर जगह। अ, जबीउल्ला जी, जी तो क्या हम शुरू करें? जी जी। ओके, ओके। इर्तजा सर अभी ज्वाइन नहीं किए क्या? मैं आज माफ़ी के साथ शुरू करना चाहूँगा क्योंकि आज जो है मेरा वाईफ़ाई
कनेक्शन है, कुछ दिक्कत मुझे पिछले दिनों भी दिक्कत दे रही थी और आज भी दिक्कत थोड़ी-सी दे रही है। तो मेरी कनेक्टिविटी में कुछ दिक्कत आई तो पहले से क्षमा प्रार्थी हूँ। अ, सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस कार्यक्रम के। आज ये कार्यक्रम है, ऑनलाइन श्रृंखला है और ये आज़ादी का अमृत काल आज़ादी का अमृत काल करके हम लोगों ने एक व्याख्यान श्रृंखला हम लोगों ने शुरू किया है और ये जो श्रृंखला है ये लंबे समय तक हम चलाने की हमारी योजना है। तो आज का जो ये दूसरा व्याख्यान है, इससे पहले भी एक व्याख्यान हमारा इस पर हो चुका है और आज का दूसरा जो व्याख्यान है, इस व्याख्यान का विषय है आत्मनिर्भर भारत मतलब क्या है? इस विषय पर रोशनी डालने से पहले मैं आपको एक संक्षिप्त में हमारे जो आज आमंत्रित वक्ता है, उनका परिचय मैं देना चाहूँगा। हमारे बीच आज वक्ता के रूप में मौजूद रहेंगे प्रोफेसर अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी जी, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ में जो है वहाँ कुलपति महोदय है वहाँ के। और हमारे साथ प्रोफेसर इत्तेजा करीम साहब जो उर्दू विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़ेंगे। डॉक्टर विनोद बब्बर जी है जो एक वरिष्ठ राष्ट्रवादी चिंतक और लेखक है। प्रोफेसर अनिल कुमार जी है जो वाणिज्य श्रीराम कॉमर्स कॉलेज में आप थे और आप दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आप है। और बी दयालु जी है जो प्रांत संयोजक है और भी कई सारे संस्कृत से संबंधित गतिविधियां से आप जुड़े हुए हैं। मूलतः शिक्षाविद है और आप भी जुड़े हुए हैं और शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के आप आत्मनिर्भर भारत विषय परियोजना के आप संयोजक भी है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जबीउल्ला जी भी जुड़े हुए हैं जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय उर्दू विभाग में अब शोधार्थी है। तो आज का कार्यक्रम जो है, जैसे कि विषय आप लोगों ने पहले ही देख लिया है, आत्मनिर्भर भारत मतलब क्या है। और आत्मनिर्भर भारत ये पिछले कई सालों से आप लोग इस पर लगातार आप सुन रहे हैं। जब से ये राष्ट्रवादी सरकार है तब से सरकार की एक मंशा ये कि रही है और इस पर बहुत ज्यादा विस्तार से काम शुरू भी किया गया है और काम हो भी रहा है। और इसमें ये कहा जा रहा है और कहा गया है कि जो भारत है जो भारत है और भारत तो हमारी जो युवा शक्ति हो या हमारी जो जिसको हम कहते हैं कि मैन पावर है, इन सब में एक आत्मनिर्भरता जैसे दूसरे देशों के युवाओं ने या दूसरे देशों के जो बेसिक मैन पावर है, वहाँ से जो ये चीजें वहाँ से जो जब भी आप ऑफ कर लीजिए एक बार। ओके ओके हाँ तो मैं एक सेकंड मैं आपको ऑफ कर देता हूँ स्पीकर यहाँ से। तो आत्मनिर्भरता ये है कि लेकिन उसका एक मिसकम्युनिकेशन ऐसा एक हो गया है कि आत्मनिर्भरता के मतलब ये समझने लगे हैं लोग कि आत्मनिर्भरता का मतलब वही है जो दूसरों के ऊपर जिन जिन चीज़ों के लिए हम निर्भरशील थे या परनिर्भरशील हम कह सकते हैं, दूसरे देशों से हम सामान आयात करते थे, उन सब चीज़ों को हम अब खुद ही प्रोड्यूस करेंगे और खुद से आत्मनिर्भर बन जाएंगे। लेकिन जहाँ तक इसमें गहन विश्लेषण के बाद ये समझ में आता है कि आत्मनिर्भरता का मतलब केवल और केवल प्रोडक्ट्स से जुड़ा हुआ ये कोई मुद्दा नहीं है, बल्कि विचार से लेकर चिंतन से लेकर दर्शन से लेकर हर एक चीज पे आत्मनिर्भरशीलता की भारत की एक परंपरा रही है। और उस परंपरा को उजागर करना, हमारी जो एक सनातन परंपरा की लंबी जो परंपरा हमारे देश की रही है, चाहे साहित्य संस्कृति हर दिशा में भारत कभी आत्मनिर्भर था, अभी आत्मनिर्भर है और कुछ मुद्दे पे ऐसा हो गया है जैसे अलग अलग फेज पे, जैसे हमारे देश में अलग अलग संस्कृति अलग अलग
सभ्यता के लोगों के माध्यम से जब देश का संचालन हुआ, तो उसका प्रभाव हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता और सारी चीज़ों पे, मैन्युफैक्चरिंग सारी चीज़ों पर पड़ा, जिसकी वजह से कहीं न कहीं ये कहने की कोशिश की गई कि आत्मनिर्भर भारत की जो आत्मनिर्भरता है, वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है। भारत के लोग अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं है, जब तक कि वो दूसरे की मदद ना ले। तो आज हमारे पास जो भी विशेषज्ञ मौजूद है, वो अलग-अलग क्षेत्र के हैं और अपनी-अपनी बात वो रखेंगे। और मैं इस विषय का कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, मुझे थोड़ी-सी जो समझ है, उस समझ के अनुसार मैंने एक संक्षिप्त सी भूमिका आपके सामने बाँधने की कोशिश की है और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अगर मैंने कोई गलत कोई बात प्रस्तुत की है। तो इस विषय में बात रखने के लिए मुझे लगता है सबसे पहले हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अनिल कुमार सर को हम आमंत्रित करना चाहेंगे और मैं जबीरुल्लाह से निवेदन करूंगा कि जबीरुल्लाह एक संक्षिप्त परिचय प्रोफेसर अनिल कुमार जी का प्रस्तुत करें। उसके बाद हम शुरू करेंगे। एक सेकंड जबीरुल्लाह, एक सेकंड रुक जाइए, आपका माइक म्यूट है। ओके। हाँ, आप बताइए। जी, मैं ज़बीउल्लाह ज़बी इदरीसी एकेडमिक पॉलिटिकल विंग की जानिब से सबका इस्तकबाल करता हूँ। मुख्तसर से तारुफ में प्रोफेसर अनिल कुमार साहब का पेश कर रहा हूँ। प्रोफेसर अनिल कुमार दिल्ली विश्वविद्यालय के माने जाने प्रोफेसरान में शुमार किए जाते हैं। आप एसआरसीसी दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे। इस वक्त आप दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। आपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई पत्रिकाओं में शोध लिखे हैं। सरकारी अधिकारियों, कारपोरेट अधिकारियों और निदेशकों के लिए कई कार्यकारी विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। आप उच्च शिक्षा और सीएसआर के लिए एक प्रमुख सलाहकार हैं। वित्तीय शिक्षा का प्रसार करने के लिए पूर्व वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा लॉन्च किए गए वित्तशाला की स्थापना आपने की थी। आपके पास शिक्षण, अनुसंधान, प्रशिक्षण और परामर्श का 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है। आपकी विशेषज्ञता का क्षेत्र कारपोरेट प्रशासन, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, सीएसआर और शिक्षा है। शुक्रिया। सर, आप अपनी बात रख सकते हैं। आपका बहुत धन्यवाद जमीउल्लाह साहब। एकेडमिक पॉलिटिकल विंग के तमाम सदस्यगण, डॉक्टर विनोद बब्बर जी, प्रोफेसर करीम, अभी शायद वो जुड़ने वाले हैं, डॉक्टर दयालु जी, डॉक्टर दीवान, मुझे आज इस मंच पर आने का जो गौरव मिला है उसका मैं दिल से आयोजकों का अभिनंदन करता हूं। और आत्मनिर्भर भारत एक ऐसा विषय है जो कि मेरे दिल से जुड़ा हुआ है। इस पे पीछे जब ये आत्मनिर्भर भारत 2020 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा की, तो उसके बाद कम से कम 50 व्याख्यानों में जाने का मेरे को अवसर मिला और उसमें कुछ लोगों से सीखा भी और कुछ अपनी बात भी रखी। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आत्मनिर्भर भारत का नाम कोरोना काल से जुड़ा हुआ है। कोरोना काल एक महाकाल बन के पूरे विश्व के सामने आया। हमारे देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी ये कि इतना बड़ा देश कैसे हम इसका अपने आप को, हमारे नागरिकों को, अपने लोगों को कैसे उससे बचाएंगे। लेकिन हमने इसको, इस बहुत बड़ी चुनौती को एक अवसर समझ के काम किया और डट के उसका सामना किया। आपको विदित होगा कि उन्हीं दिनों आत्मनिर्भर भारत का हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया। तो वो आत्मनिर्भर भारत क्या है? अभी डॉक्टर दीवान ने कुछ उसकी भूमिका पेश की, मैं उसी को थोड़ा एक्सपेंड करूंगा। लेकिन एक्सपेंड करने से पहले एक इसका बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। उसके बिना मेरे को लगता है कि हम आत्मनिर्भर भारत को सही तरीके से
नहीं समझ पाएंगे, जो कि आज का मूल विषय है। 1991 में आप सबको पता होगा कि एक नरसिम्हा राव जी की सरकार थी और एक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम जिसको हम कहते हैं वो लॉन्च किया गया, जिसको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं। उस प्रोग्राम में व्यापार का लिबरलाइजेशन किया गया, इंडस्ट्री में जो लाइसेंसिंग राज होता था उसको डीरेगुलेट किया गया, काफी टैक्स में रिफॉर्म्स किए गए और काफी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज का प्राइवेटाइजेशन भी किया गया। लेकिन उसके बाद भी जो लोगों का आम जीवन स्तर है उसमें कोई खास सुधार नहीं आया। हमारे भारत देश की छवि में कोई ज्यादा सुधार नहीं आया और बहुत ज्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जितना की उम्मीद थी वो नहीं हुआ। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी कि उसमें काफी बोटलनेक्स, जो इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल बोटलनेक्स, हमारी अर्थव्यवस्था में थे, जिससे कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रहा था और एक इन्वेस्टमेंट का जो माहौल होता है वो नहीं बना हुआ था। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। जो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर जो हमारे बंदरगाह हैं, पोर्ट्स हैं, वो अपनी कैपेसिटी से बियॉन्ड काम कर रहे थे, जिसमें कि बहुत लंबा टाइम लगता था कि एक जहाज आ गया तो उसकी माल, पहले तो जहाज की वेटिंग होती थी, फिर उसके बाद माल को उतारना, और जो रोड्स थी हमारी वो भी काफी सकरी रोड्स और काफी कंजेशन और काफी उसमें रोड्स के अंदर भी काफी जिसको गड्ढे और जो इस तरह की जो रोड है वो रोड थी। उससे सामान की और लोगों की आवागमन में डिले भी हुआ और उसके साथ साथ जो काम करने की कॉस्ट है वो भी काफी ज्यादा थी। पावर सप्लाई की बात करें तो पावर सप्लाई तो इनएडिक्वेट थी। हम यूपी में तो जानते हैं कि बहुत बुरा हाल था पावर सप्लाई का। कब आती थी सिर्फ उसका पता था, जाने का तो वो पूरे टाइम जाती रहती थी, अनरिलायबल थी। ऐसे में तो कोई माहौल इंडस्ट्री का नहीं बनता है। और उसके अलावा जो हमारे छोटे और मझले उद्योग हैं उनको भी काफी, जो हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, व्यापार करने को जो कॉस्ट है उसको ट्रांजैक्शन कॉस्ट बोलते हैं, वो भी काफी हाई थी। और एग्रीकल्चर में हमारी प्रोडक्टिविटी भी काफी कम थी। और जो इस तरह के आयाम है, हॉर्टिकल्चर है, हमारे जो लाइव स्टॉक्स हैं, फिशरीज हैं, उनका तो कोई खास उसके अंदर योगदान नहीं था। और साथ में हमने डीरेगुलेशन कुछ हद तक किया, लेकिन बिजनेसेस को ओपन करने में और उसको चलाने में और एग्जिट करने में काफी डिफिकल्टीज थी, जिसको हम बोलते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वो कहीं नहीं था। अगर हम इंडेक्स की बात करें तो वर्ल्ड बैंक इंडेक्स में उन दिनों हमारी रैंकिंग सबसे नीचे आती थी, तकरीबन 140 और 150 के ब्रैकेट में आती थी। और पॉलिटिकल, हम जानते हैं कि 1991 के बाद हमने बेशक ये डीरेगुलेशन किया, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पूरे देश में बनी हुई थी। कोएलिशन सरकार उसकी एक मेन वजह थी और एक पॉलिसी पैरालिसिस था। तो ऐसे में मोदी सरकार का आगमन होता है 2014 में। पहली बार इस देश में एक विकास के नाम पर एक सरकार बनी, वरना पहले कभी विकास के नाम पे वोट नहीं मांगे गए, न विकास के नाम पर सरकार बनी। तो पहली बार हमारे इतिहास में विकास के नाम पर सरकार बनी। और जो पहली इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भाषण था, उसमें दो बहुत बड़ी बातें की। सबसे पहली बात, मैं उन दोनों बात का जिक्र करूंगा, उसके बाद मैं आत्मनिर्भर का मतलब क्या है उसके ऊपर आऊंगा। मुझे लगता है कि यहां पर शायद समय की सीमा ना हो, मैं अगर इसके बारे में कुछ डॉक्टर दीवान साहब कुछ समय दें तो मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगा। सबसे बड़ा जो काम किया वो एक फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक नेशनल स्तर पर एक मिशन चालू किया गया,
जिससे कि लोगों को फाइनेंशियल एक्सेस, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो ऋण लेना हो, चाहे वो इंश्योरेंस हो या पेंशन हो, उसको चालू किया गया। ये देखने में बहुत छोटी बात शायद कुछ लोगों को लगे, लेकिन आप सोचिए कि हमारे देश में आधी से ज्यादा जनता को बैंक सर्विसेज का कोई एक्सेस नहीं था। अपने बैंक अकाउंट खोलने की तो बहुत दूर की बात थी, उनको बैंक के आगे से निकलने में भी डर लगता था कि अरे ये तो बहुत बड़ी चीज है। उन दिनों प्रधानमंत्री जन धन योजना चालू हुई और 8 साल में तकरीबन 46 करोड़ लोगों के अकाउंट्स खुले गए। 46 करोड़, जो कि एक बहुत बड़ा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना। एक जैम ट्रिनिटी के नाम से जिसको मशहूर करते हैं कि बैंक अकाउंट, आधार और मोबाइल का नंबर, इन तीनों को जोड़ा गया। उसको जोड़ने के पीछे मकसद क्या था? उसको जोड़ने के पीछे मकसद था डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कि जो भी सरकारी योजनाएं हैं, जो भी सरकारी सेवाएं हैं, उसका सीधा डायरेक्ट ट्रांसफर जो बेनिफिशियरीज हैं उनके अकाउंट में हो। जैसे कैश सब्सिडी और सरकार काफी बेनिफिट्स देती है, तो इसमें डायरेक्टली आधार सीडेड बैंक अकाउंट के थ्रू ट्रांसफर हुआ। और जो करेक्शंस उसके अंदर होती थी, मनरेगा स्कीम के बारे में हम सब जानते हैं, और काफी जो बेनिफिशियरी स्कीम थी, खुद एक बार हमारे उन दिनों के प्रधानमंत्री जी ने एक अपने भाषण में बोला कि मैं अगर 1 रुपया केंद्रीय सरकार से भेजता हूं तो बेनिफिशियरी के पास सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं, बाकी सब पैसा, बाकी सब फंड मिडिलमैन के हाथों में चला जाता है। तो सरकार की 450 स्कीमें के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में 90 करोड़ लोगों को तकरीबन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की सुविधा मिली। और उसके साथ साथ मनरेगा, मातृ वंदना योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड योजना, नेशनल हेल्थ मिशन, स्कॉलरशिप स्कीम ऑफ वेरियस मिनिस्ट्री अंडर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, ये तमाम तरह की स्कीमें इसके साथ जुड़ी। अब आखिर में हम देखते हैं किसान योजना के तहत जो किसानों को सब्सिडी मिल रही है हर महीने, वो भी डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में जा रही है। नाउ इतने सारे बैंक अकाउंट खुले, 12 करोड़ लोगों को फ्री गैस सिलेंडर मिले, 2 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को घर मिले, 10 करोड़ इस देश में टॉयलेट्स बने। ये कोई कम फिगर नहीं है। और अगर हम टॉयलेट्स को कहें तो एक तरह की सामाजिक क्रांति थी इस देश में। हम में से काफी लोगों को लगेगा कि टॉयलेट तो बहुत छोटी चीज है, लेकिन वो सामाजिक क्रांति के साथ साथ उसके अंदर जो विकास हुआ, क्योंकि जो टॉयलेट बनेगी तो उसके साथ काफी लोग उसको बनाने में भी लगेंगे, काफी उसमें मटेरियल भी लगेगा, उन सबको रोजगार भी मुहैया हुआ। दूसरी सबसे बड़ी स्कीम मेक इन इंडिया, मैं उसके बाद फिर आत्मनिर्भर भारत के विषय पे आऊंगा। 2014 में लाल किले के प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को यह घोषणा की, सब लोगों का आह्वान किया कि आइए और हमारे देश में बनाइए, कम मेक इन इंडिया, कम मैन्युफैक्चर इन इंडिया एंड गो एंड सेल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। बनाइए यहां पर, मेक इन इंडिया यहां बनाइए, मैन्युफैक्चर कीजिए, लेकिन पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी उसको बेचिए। और 25 सेक्टर सबसे पहले आइडेंटिफाई हुए, जिसमें कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोत्साहन दिया गया। तकरीबन 25,000 कंप्लायंसेस होती थी कोई काम करने में, व्यापार चलाने में, इंडस्ट्री को चलाने में। 25,000 कंप्लायंसेस खत्म की गई। और जो 8 महत्वपूर्ण जो एरियाज हैं जिसके अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को एक 213 पॉइंट डिस्ट्रिक्ट रिफॉर्म प्लान बनाया गया। और उसमें जो मेन बिंदु थे, मुख्य बिंदु थे, स्टार्टिंग ए बिजनेस, लैंड रिफॉर्म्स, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, आजकल तो कंप्यूटराइज, तकरीबन पूरे देश में कंप्यूटराइज होता है, और साथ में
कंस्ट्रक्शन के लिए अप्रूवल, उसमें कई बार सालों लग जाते थे। टैक्स पेमेंट और जितने भी सरकारी जो लोगों को शिकायतें होती उसका सबका ऑनलाइन उसके अंदर, और जो पेपरलेस कोर्स। तो मेक इन इंडिया कैंपेन क्यों लाया गया? ये मुख्यतः लाया गया टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, इस देश में निवेश को आकर्षित करने के लिए और निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, और इस देश में जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसको बढ़ाने के लिए। अब जो यहां पर बाहर की अगर इंडस्ट्री आकर निवेश करेगी, यहां पर मैन्युफैक्चर करेगी, तो उससे न केवल हमारे देश में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन जो जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल प्रैक्टिसेस, जो वैश्विक ढंग है काम करने का, मैन्युफैक्चर करने का, उन सबको हमारे जो दूसरे जो लोकल हमारे देश में जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। और उसके फलस्वरूप 2020 तक हमने इस रैंकिंग में, ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग में काफी हद तक जंप मारी। सोचिए 142वां सबसे नीचे का स्थान होता था, और जब ये रैंकिंग 2020 तक चली, उसके बाद अब नई रैंकिंग शुरू होगी 1-2 साल में, हमारा स्थान 63वां 63rd हो गया। अब हम करते हैं आत्मनिर्भर भारत की बात। हमने इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया, हमने लोगों को आर्म किया, और जो उनके पास काफी जो निवेश था, जो काफी पैसा था, उनको प्रोत्साहित किया कि उस पैसे को बचत करें और वो नेशनल चैनल में आ जाए। आत्मनिर्भर भारत, जिसको हम कहते हैं सेल्फ रिलायंट इंडिया, वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने इंडिपेंडेंस डे में उसको एक्सप्लेन किया। डॉक्टर दीवान ने भी इसके बारे में बताया। इसका मतलब आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये नहीं कि हम विश्व से बंद हो गए हैं। इट इज नॉट अबाउट बीइंग क्लोज टू द वर्ल्ड, उससे बंद होना नहीं है। हमने नेहरू जी के जमाने में एक स्ट्रेटेजी चलाई थी, जो कि इंदिरा गांधी जी ने भी उसको आगे बढ़ावा दिया, और वो थी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, कि जो हम इंपोर्ट बाहर से करते हैं उसको हम यहां पर अपने देश में ही उसका निर्माण करेंगे। निर्माण करने की कोशिश की गई, लेकिन जो हमारी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी थी वो कहीं वैश्विक बाजार में, कहीं इंटरनेशनल मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में कहीं कोई स्टैंड नहीं होती थी। हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स को लेने वाला कोई नहीं था। और मैं ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, हम में से काफी लोगों को भी एक अट्रैक्शन रहता था कि फॉरेन प्रोडक्ट्स को हम खरीदें। मुझे याद है उन दिनों कि लोग काफी नेपाल जाते थे, और नेपाल जाने का एक अट्रैक्शन ये भी होता था कि वहां पर फॉरेन जो प्रोडक्ट्स हैं वहां मिलते हैं, और वहां सस्ते दामों पे मिलते हैं, चलो वहां जाएंगे, कुछ फॉरेन प्रोडक्ट्स लेके आएंगे। काफी लोग दुबई जाते थे, पूरा वो सुटकेस भर के इंपोर्टेड सामान का लाते थे यहाँ पर इंडिया में, क्योंकि पॉलिसी थी हमारी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, कि हमें इंपोर्ट को नहीं करना है, उसकी जगह अपने जो स्वदेशी निर्माण है वहीं पर उसको बढ़ावा देना। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? हम कहां पर खड़े रहे? हमारी कोई रैंकिंग पूरे विश्व में कहीं पर कोई भारत की गिनती नहीं थी। वरना इतना बड़ा विशाल देश जिसमें इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज और इतनी बड़ी पॉपुलेशन, ये तो एक बहुत बड़ा, और वो भी यंग पॉपुलेशन, हमारे लिए एक बहुत बड़ा, मैं कहूंगा कि एक एडवांटेजेस फैक्टर था, जो फेवरेबल फैक्टर था। कभी हमने उसको भुनाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो थी पॉलिसी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट नहीं करना है हमें, तो भारत में बने ना बने कोशिश करना है, और उसमें भी रेस्ट्रिक्शंस थी। लाइसेंस मिलेगा जी आपको, लाइसेंस मिलेगा तो आप मैन्युफैक्चर करेंगे, और लाइसेंस में भी आपकी कैपेसिटी को निर्धारित कर दिया गया था। उसका नतीजा ये हुआ कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ओवर द ईयर्स, हमने जो थोड़ा बहुत विकास भी किया, वो मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन सेक्टर में बिल्कुल नहीं था। आज हम चाइना का एग्जाम्पल देते हैं, अब तो खैर आजकल कुछ चाइना डाउन है,
लेकिन जो चाइना का विकास हुआ, चीन का विकास हुआ, उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान था। उस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बल पर ही वो अपनी जनसंख्या को, अपने लोगों को रोजगार देने में, मुहैया कराने में कामयाब रहे। हमारे देश में कितनी बेरोजगारी की समस्या रही है। सोचिए अगर उन दिनों हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आनी थी। तो आत्मनिर्भर भारत का मतलब नॉट बीइंग क्लोज टू द वर्ल्ड। इसका मतलब है कि जो हम भारत में पैदा करते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्शन, उसको हमें ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ जोड़ना है। और उसको जोड़ने के लिए जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं, जो वैश्विक जो स्तर है, उस स्तर पर आके हमें उत्पादन करना है। मोदी जी ने उस भाषण में यह भी कहा, बिल्कुल उन्होंने क्लियर किया कि हमारा देश वर्ल्ड की सबसे ओपन इकोनॉमीज में, अर्थव्यवस्था में है। और खाली बोला भी नहीं, उन दिनों आपको ध्यान होगा कि कोविड की वजह से काफी देशों में दवाइयों की किल्लत थी। कितने ही देशों में क्लोरोक्विन, कितनी तरह की दवाइयां भेजी गई, जो कुछ गरीब देश थे वहां पर मुफ्त में भेजी गई। हम वर्ल्ड से क्लोज नहीं हुए, हम पूरा वांटेड टू बिकम ए पार्ट ऑफ द ग्लोबल सप्लाई चेन। और जब इसकी अनाउंसमेंट हो रही थी, अगर उसका आप प्रेम्बल ध्यान से देखें तो उसमें था सबसे पहले वसुधैव कुटुंबकम, कि हम भारतवर्ष की ये एक फिलॉसफी रही है, वसुधैव कुटुंबकम। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं, हम पूरे विश्व की चिंता करते हैं। जब हमारे देश में वैक्सीन बनी तो उसमें न केवल 130 करोड़ जनसंख्या को वैक्सीन दी गई, बल्कि वो वैक्सीन दूसरे देशों में, पड़ोसी देशों में भी उसको एक्सपोर्ट किया गया। और काफी देशों में जो कि इसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उसको एक मुफ्त के अंदर वो वैक्सीन दी गई। आज हमारा देश कोरोना से बाहर आने में कैसे कामयाब हुआ, ये भी हमें समझना पड़ेगा। उसके पीछे मूल मंत्र आत्मनिर्भरता का था। हमने बाहर की, अमेरिका की वैक्सीन को इंपोर्ट नहीं किया। हम चाहते तो वो कर सकते थे। हमने यहीं पर कोशिश की कि अपनी वैक्सीन अपने देश में ही बने। ये आत्मनिर्भरता है। और देश में बन के मोदी जी ने मंत्र दिया, मेड इन इंडिया। आपको ध्यान होगा, मेक इन इंडिया की जगह अब उसके बाद अब अगला स्टेप था मेड इन इंडिया एंड मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। हम क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं है। आप हमारे देश में बनाइए, आपको पूरी सहूलियत दी जाएगी। इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट अभी भी किया जा रहा है। इन्वेस्टर समिट हो रही है, तकरीबन राज्य सरकारें कर रही हैं। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्वेस्टमेंट समिट की, उसमें कितने अच्छे एमओयूज के ऊपर हस्ताक्षर किए गए, कितने अच्छे कमिटमेंट हमारे पास मिले। तो मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, ये आत्मनिर्भर भारत है कि आप यहां पर बनाइए, लेकिन फॉर द वर्ल्ड। दैट मीन्स जो डोमेस्टिक हम बनाएंगे यहां पर, उसको हमें ग्लोबल सप्लाई चेन से जोड़ना है। हमें अपने आप को प्रतिस्पर्धा में, कॉम्पिटिटिवनेस में आगे चलना है। अगर हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करेंगे तो हम इसको बेच नहीं सकते, हम ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट नहीं बन सकते। और साथ में एक चीज और उन्होंने ऐड की, और वो बहुत जरूरी है, वो थी बी वोकल फॉर लोकल। कि अपनी जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, हमें उनको नहीं भूलना चाहिए। बी वोकल, हमें उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। ये एक माइंडसेट की बात है। माइंडसेट हमारे दिमाग में जो घुस गया था कि चाइना की चीजें, चाहे वो लड़ी हो, चाहे वो हमारे गणेश जी की मूर्तियां हो, चाहे हमारे बच्चों के खिलौने हो, वो चाइना से आएंगे। क्यों आएंगे चाइना से? बी वोकल फॉर लोकल। हमारे पास इतने लोकल प्रोडक्ट्स हैं। कभी ये देश सोने की चिड़िया कहलाता था,
कभी इस देश की जो मखमल है पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में विख्यात थी। इस देश के कालीन मिर्जापुर में मशहूर है कालीन। हमारे हथकरघा उद्योग, उनका क्या हुआ? तकरीबन धीरे 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 हम इंपोर्टेड चीजों को लेते रहे और इनको भूलते रहे। पिछले साल खादी की सेल्स ने एक पूरा नया कीर्तिमान बनाया है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा की खादी की सेल हुई है इस देश में। ये इसका नतीजा हुआ है आत्मनिर्भर भारत अभियान का। बी वोकल फॉर लोकल। जिस चीज में हम सक्षम हैं वो चीज हम बनाएं यहां पर, और बनाने के साथ साथ जो इसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, जो कंपनीज हैं जो ग्लोबल स्टैंडर्ड के लिए जानी जाती हैं, उनको कहें कि आप यहां आइए, यहां इन्वेस्ट कीजिए, हम आपको सारी सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। हम आपके लिए कंप्लायंसेस, प्रोसीजर सब हमने बहुत कम कर दिए हैं। वन विंडो, सिंगल विंडो स्कीम यूपी समेत पूरे हिंदुस्तान में काफी जगह लागू की गई है। आज इसी स्कीम का नतीजा है कि आज जो हम स्टार्टअप की बात करते हैं, हमारा देश विश्व में तीसरे पायदान पर खड़ा है। जो हमने स्टार्टअप का जो इकोसिस्टम बनाया है, हमारे देश में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न इस वक्त है। मतलब कितने कीर्तिमान हमने इसमें हासिल किए हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसी पॉलिसीज का नतीजा है कि 60% पूरे वर्ल्ड में जो वैक्सीन, जो दवाएं निर्यात होती हैं वो भारत से होती हैं। आज मोबाइल सेट की मैन्युफैक्चरिंग में पूरे विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। हमने इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में काफी उन्नति की है। आने वाले देश में, आने वाले समय में जिस हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, ईवी, बिजली से चलने वाले व्हीकल्स को बढ़ावा दे रहे हैं, वो दिन दूर नहीं कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पूरे विश्व में निर्यात कर सकें। ये आत्मनिर्भर भारत है। हम दूसरे देशों से कटे नहीं हैं, उनसे जुड़े हैं। हमने उनको आमंत्रित किया है कि आप आइए, यहां पर इन्वेस्ट कीजिए, और साथ में हमारी कंपनीज को बोला कि आप इनके साथ जॉइंट वेंचर कीजिए, आप इनके साथ मिलके काम कीजिए। और उसके पीछे उद्देश्य क्या है कि जो उनके स्टैंडर्ड्स हैं, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं, जो क्वालिटी है, उसको हम एडॉप्ट कर सके। उनके जो प्रणाली हैं, उनके जो प्रैक्टिसेस हैं, उनको हम एडॉप्ट कर सके। ये आत्मनिर्भर भारत है। एक उसके बाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का प्रोग्राम शुरू हुआ। आप सबको पता होगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक प्रोडक्ट ऐसी हमें चिन्हित करनी चाहिए जिसके बारे में वो पर्टिकुलर जो डिस्ट्रिक्ट है वो उसमें अपनी सक्षम हो सके कि उसको पैदा करे वहां पर, और पैदा ना केवल उस डिस्ट्रिक्ट के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए, और उसका स्टैंडर्ड ऐसा हो कि उसको एक्सपोर्ट भी कर सके। ये आत्मनिर्भर भारत है। हम जब कभी ट्रेन में जाते हैं, आगरे का पेठा, मथुरा के पेड़े, क्यों नहीं हम इनको ग्लोबल ब्रांड बना सकते हैं? हमारे कानपुर में चमड़ा उद्योग कितने चरम पर होता था, आज क्यों सभी विदेशी ब्रांड यहां पर घूम रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अपने आप में विश्वास खो दिया। तो ये आत्मनिर्भर भारत है कि हमें यहां पर प्रोडक्शन करनी है, खुद करें, बाहर की कंपनीज को आमंत्रित करके प्रोडक्शन यहां पर करें, और साथ में हम ग्लोबल सप्लाई चेन का एक हिस्सा बने कि हमारी प्रोडक्ट न केवल हमारे देश में बल्कि पूरे विश्व में एक प्रसिद्ध हो, वहां पर उनकी सेल बढ़े, उनकी डिमांड हो। आज पूरा देश, मैं सिर्फ 2 मिनट और कह के अपनी बात को विराम दूंगा, आज पूरा विश्व मंदी से जूझ रहा है। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो चाइना हो। चीन में जबरदस्त मंदी का माहौल है, और भारत केवल ऐसा देश है, केवल और केवल, ये हम नहीं कह रहे, ये आईएमएफ कह रहा है, ये विश्व बैंक कह रहा है कि भारत एक ब्राइटेस्ट स्टार है पूरे वर्ल्ड में।
क्यों ब्राइट स्टार है? ये आज सबसे तेज प्रगति करने वाला, सबसे तेज रफ्तार से विकास करने वाला देश बन गया है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सीधी सीधी जो 8 साल में जो हमने विकास की डोर पकड़ी है, जो अब हमने आत्मनिर्भर भारत अभियान की डोर पकड़ी है, उसमें हम धीरे धीरे हर फील्ड में अपने आप को सक्षम करने में सफल हो पा रहे हैं। ये आत्मनिर्भर भारत। आज हम विश्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं और अभी 2 दिन से प्रोजेक्शंस आ रहे हैं 2047 तक हम विश्व में दूसरी, आप इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए, दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। ये सब हमारी जो योजनाएं हैं, हमारी जो स्कीम्स हैं, हमारे जो आधारभूत जो हमने ढांचे में परिवर्तन किए हैं, जो हम ओवर द इयर्स अभी पीछे 4 साल से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में जो जोर दे रहे हैं। आज रोड्स देखिए, यूपी की क्या रोड्स है। अब आगरा से लखनऊ सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बना हुआ है, कहीं कोई ब्रेक नहीं लगता, कहीं पर कोई रेड लाइट नहीं है, कहीं कोई ट्रैफिक जैम नहीं होता। इससे बिजनेस करने में सुगमता होती है, आवाजाही करने में सुगमता होती है, लॉजिस्टिक कॉस्ट होती है उसमें कमी आती है। और ये पूरे हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है। तो मेरे को लगता है कि अमृत काल जैसे कि हम हैं, तो हम सच में अमृत काल में आने वाले साल सिर्फ और सिर्फ भारत के नाम होने वाले हैं। ये आत्मनिर्भर भारत है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे ये मौका दिया गया, मैं उसका आभारी हूं। धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये एक अर्थनीति का विषय था और आपने इतने इसको सुरुचि ढंग से, आपने इतने विस्तार से और इतने सुरुचि ढंग से इसको प्रस्तुत किया कि ऐसा लग रहा था कि जैसे और सुनते जाए आपको। और आपने सारा विषय लगभग रख लिया है और ये हमारा जो भाषण है आपका, ये यहाँ पे रिकॉर्डेड रहेगा सर, और ये दूर दूर तक लोगों तक पहुंचेगी। और मुझे उम्मीद है आत्मनिर्भर भारत को लेकर अगर किसी के मन में किसी तरह की, चाहे वो विद्यार्थी हो चाहे आम जनता हो, किसी के मन में कोई शंका रही होगी तो आपका इस भाषण को सुनने के बाद बहुत हद तक जो दुविधाएं है वो दूर होती हुई नजर आएगी। आपका अशेष आभार सर। और उम्मीद करता हूँ कुछ सवाल अगर होंगे तो बाद में उसका जवाब भी आपसे हमें मिल पाएगा। हम इस कार्यक्रम के अगली कड़ी तक बढ़ते हैं और अब मुझे दावत देनी चाहिए डॉक्टर विनोद बब्बर सर को, जो कि हमारे वरिष्ठ। वीडियो ऑफ कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपकी आवाज आएगी। वीडियो ऑफ कर लीजिए, आप अपना माइक चालू रखिए तो मैं समझता हूँ आवाज आएगी। आवाज बहुत कट रही है आपकी। मेरी आवाज कट रही है क्या जबीरुल्लाह? एक सेकंड। मेरी आवाज कट रही है क्या जबीरुल्लाह? आ रही है आवाज? आ रही है? अब आ रही है? जी अब आ रही है। आप वीडियो ऑफ रखेंगे तो आवाज आती रहेगी आपकी, वीडियो चालू करेंगे तो दिक्कत होती है आपकी। हाँ, इसमें थोड़ी सी जबीरुल्लाह आप थोड़ा सा वो करिए। मुझे लगता है आपका माइक अभी म्यूट है, देखिए तो क्लियर हो सकता है कि नहीं। हाँ, माइक ऑन कर दिया। हाँ। अब आ रही है ना? आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है। जी। एक्चुअली मैंने शुरू में ही कहा था कि आजकल पता नहीं क्या ठंडी के वजह से हो, जैसे भी हो, लेकिन वाईफाई कनेक्शन अभी काफी दिक्कतें दे रही है। तो हम इस बार आवाज देना चाहते डॉक्टर विनोद बब्बर जी को, और डॉक्टर विनोद बब्बर जी का एक संक्षिप्त परिचय देने के लिए और आमंत्रित करने के लिए जबीरुल्लाह से निवेदन करता हूँ। नमस्कार सर। डॉक्टर विनोद बब्बर साहित्यिक दुनिया का एक मशहूर व मकबूल नाम है। आप बैक वक्त कवि, कहानीकार, आलोचक, कलमकार, सफरनामा निगार,
सामाजिक कारकुन वगैरह के हवाले से जाने जाते हैं। कई पत्रिकाओं के संपादक रहे, फिलवक्त राष्ट्र किंकर के संपादक हैं। आपकी अब तक 40 से ज़ायद किताबें मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं। आपकी बहुत सी गतिविधियां हैं जो सराहनीय हैं। मुख्तसर यह कि आप एक राष्ट्रवादी व्यक्तित्व हैं। आपके बारे में बहुत सी बातें बताई जा सकती हैं और बहुत सी बातें की जा सकती हैं और वक्त कम पड़ जाएगा लेकिन। शुक्रिया सर, आप अपनी बात रख सकते हैं। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम से जुड़े प्रोफेसर अनिल कुमार जी, जिन्होंने अब से कुछ पूर्व आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखी, डॉक्टर दयालु जी, दीवान जी जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, और जमीउल्लाह जी, तथा इस मंच से जुड़े हुए सभी लोगों का मैं अभिवादन करता हूँ। आत्मनिर्भर ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है और इसके आर्थिक जो पहलू हैं उन पर अभी हमें एक विद्वान वक्ता का उद्बोधन प्राप्त हुआ। उनके व्याख्यान में जो महत्वपूर्ण बात हमारे सामने उभर कर आती है वो ये है कि अब से पूर्व यानी कुछ वर्ष पूर्व तक हमारे सामने एक विश्वास का संकट था। आत्मनिर्भर भारत की बातें तो बहुत की गई, लेकिन वैसा वातावरण तैयार नहीं हो पाया। जो लाइफ लाइन थी, जिसको संचार और यातायात के साधन कहा जाए, बहुत उसको सपोर्ट नहीं करती थी। नीतियों में समस्या थी, अनेक प्रकार की रुकावटें थी। हमारे इस देश के लोग और दुनिया के लोग उस परिदृश्य को नहीं भूले होंगे कि महाराष्ट्र में एक विदेशी कंपनी आई जो बिजली बनाने के लिए बहुत चर्चा हुई कई वर्षों तक। उस जो प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया, लेकिन वो बहुत जल्दी यहाँ से वापस चली गई, यह कहकर के कि यहाँ की जो नीतियां हैं वो इतनी ज्यादा हर्डल्स हैं, ये सरकारी अफसरशाही है, इंस्पेक्टर राज है, वो यहाँ से लौट गई। उन सब अनुभवों को ध्यान में रखते हुए हमारी वर्तमान सरकार ने उन सभी बाधाओं को दूर किया, इन लाइफ लाइन्स को अच्छा बनाया। आज हमारी सड़कें विश्व स्तर की हैं, आज हमारे यहाँ संचार के बहुत अच्छे साधन हैं। लेकिन ये सब बातें अभी आदरणीय प्रोफेसर साहब ने की हैं। मुझे लगता है कि आत्मनिर्भर भारत होने के लिए आत्मनिर्भरता की जो प्रथम शर्त है उसमें है आत्मविश्वास, उसमें है आत्मबल, उसके लिए चाहिए हमें आत्मगौरव। इन सब से कट करके हम आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। आत्मनिर्भर बनने के लिए हमारे जो जहन के अंदर सबसे पहली बात आती है वो ये कि यहां पर मॉडल कौन सा होना चाहिए विकास का। हमने देखा कि हमने यूरोपियन मॉडल, हमारे सामने रशियन मॉडल, ऐसे समाजवादी मॉडल, इन मॉडलों के चक्कर में हम पड़े रहे। हमने अपने देश की माटी के अनुरूप, अपने देश की व्यवस्था के अनुरूप मॉडल विकसित करने की कोशिश नहीं। हमने ये नहीं देखा कि अपनी जमीन है तो अपना बीज होना चाहिए, हम तो दूसरों के ऊपर रीझते रहे। इसके कारण से बड़ी समस्या है। जो आत्मविश्वास का जब संकट आता है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ शिक्षा का मॉडल क्या होना चाहिए। हम तो उलझे रहे गुलामी की भाषा में। यहाँ पर जब तक हमारे देश के लोग शिक्षित नहीं होंगे, उच्च शिक्षित, शिक्षा का अर्थ केवल साक्षरता नहीं है। हम साक्षरता पर ही रीझते रहे कि फला राज्य की साक्षरता 99 है या 100 है या उससे भी ज्यादा है। साक्षरता और शिक्षा के जो अंतर को समझने के लिए हमें शिक्षा के माध्यम को समझने की जरूरत है। उसको वर्तमान सरकार ने समझा। शिक्षा नीति के अंदर उन्होंने कहा कि जो शिक्षा का माध्यम है वो भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। दुनिया भर के विद्वानों ने ये कहा कि भाषा एक चीज है, ज्ञान एक चीज है, नॉलेज दूसरी बात है। लेकिन हमने भाषा को ही ज्ञान मान लिया। हमने मान लिया कि अंग्रेजी ही ज्ञान है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो वर्तमान सरकार की शिक्षा नीति में इस ओर ध्यान दिया गया।
यदि हम अपनी भाषाओं में हम शिक्षा की ओर आगे बढ़ेंगे, अपनी भाषाओं के अंदर उस माध्यम उसको अपनाएंगे, तो हमारी जो शिक्षा है वो वास्तविक शिक्षा होगी। अभी हम बहुत बड़े पैमाने पर देखते हैं, हमारे कुछ राज्य, हमारे कुछ मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि हमारे यहाँ पर वर्ल्ड लेवल की हमें शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि उन्हीं के राज्य के कुछ स्कूलों को छोड़ दें तो अधिकांश स्कूलों की स्थिति यह है कि वहां पर 10वीं और 12वीं के बच्चे अपनी भाषा नहीं ठीक से लिख पाते। उसका कारण अपनी भाषा को तो सीखने और सिखाने की बात ही नहीं कभी की गई, दूसरी भाषाएं थोपी गई। उसके कारण से ना हमें जो दूसरों की भाषा आई और अपनी को हमने सीखने की कोशिश ही नहीं की। तो इसलिए आत्मनिर्भरता के लिए शिक्षा के मॉडल पर भी ध्यान देना होगा, हमें विकास के मॉडल पर भी ध्यान देना होगा। हमें विकास के मॉडल पर यह नहीं कि हमने देखा कि आज से जो पुराने लोग, इस पीढ़ी के लोग जुड़े हुए हैं, वो जानते होंगे कि इस देश के अंदर बड़े पैमाने पर हमने सफेदे के पेड़ लगा दिए हर जगह। उसकी आवश्यकता नहीं थी। उसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ की उसने पानी सोख लिया, यहाँ वाटर लेवल और चला गया। हमने उस गलती को महसूस किया। हमें अपनी आवश्यकता के अनुरूप मार्ग स्वयं तय करना है, नकल नहीं करनी। दूसरों की नकल के चक्कर में तो बहुत नुकसान हो सकता है। तो जो आत्मनिर्भरता के लिए आत्मविश्वास और आत्मबल चाहिए, आत्मगौरव चाहिए। उस आत्मगौरव के लिए ये देखने की प्रश्न है कि हम, हमारी कला और संस्कृति, सेवा, न्याय, शिक्षा में हमारी स्थिति क्या है। दूसरों की बातों को हम केवल मानते चले जाएं, दूसरों का अनुसरण करते चले जाएं, ये बहुत विशेषता नहीं है, बहुत बात नहीं है। आवश्यकता थी, जैसा कि अब किया भी जा रहा है और अभी पूर्व वक्ता ने इस पर ध्यान भी दिलाया कि हर जिले को एक उत्पादन के लिए तैयार किया गया। होना यह चाहिए था कि हमारे यहाँ जो विकास विकेंद्रीकरण होना चाहिए था, हमने अति केंद्रीकरण कर दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे गांव खाली होते चले गए और शहरों में भीड़ भाड़ होती गई। गांव के अंदर एक अलग प्रकार की समस्याएं आई और नगरों और महानगरों में एक दूसरे प्रकार की समस्याएं खड़ी होने लगी। तो क्या आत्मनिर्भरता के लिए यह आवश्यक नहीं था कि जो वस्तु जहां होती है उसके आसपास ही उत्पादन केंद्र बनाए जाएं? जिस जिले के अंदर या कुछ जिलों के अंदर कुछ एक फल या एक सब्जी का उत्पादन होता है, तो उससे संबंधित फूड प्रोसेसिंग उसी क्षेत्र में क्यों नहीं होनी चाहिए? हमारे झारखंड या उड़ीसा या और राज्यों के अंदर जहां खनिज बहुत ज्यादा होते हैं, उससे संबंधित उद्योग वहीं क्यों नहीं होने चाहिए? लेकिन हमारा ध्यान कुछ विशेष प्रकार की योजनाओं में रहा, कुछ परियोजनाओं में रहा। हमने जल के ऊपर बहुत अधिक निर्भर हो गए, जल विद्युत परियोजनाओं पर। वो जो केंद्रीकरण हुआ, असंतुलन पैदा किया, उसने पर्यावरण में भी असंतुलन पैदा किया। विकास में तो संतुलन होना ही था। अभी जो जोशीमठ की स्थिति हमारे सामने आ रही है, वो उसी का नतीजा है। ऐसी परिस्थितियां, दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां इस देश में उत्पन्न ना हो, कहीं भी पूरे विश्व में भी उत्पन्न ना हो, इसकी बहुत आवश्यकता है, इस पर चिंतन करने की। तो ये आत्मनिर्भरता केवल भौतिक वस्तुओं के उत्पादन पर नहीं, हमें विचार पर भी चाहिए। हमें देखना है कि हमारी परंपरा क्या कहती है। हमें इसके लिए किसी दूसरे के विदेशी मॉडल को अपनाने की आवश्यकता नहीं। हमारे यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण गीता के 6ठे अध्याय के 5वें श्लोक के अंदर जब वो ये कहते हैं कि मनुष्य को तो स्वयं अपना उद्धार करना है, तो हम अब स्वयं ही अपने शत्रु और अपने मित्र हैं। तो हमने जिन जिन नीतियों को अपनाया, विकास के जिस मॉडल को अपनाया, तो हम ये तय नहीं कर पाए कि हम आत्महंता बन रहे हैं। अनुभव ने ये सिद्ध किया। तो आज भी हमें इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आज पर्यावरण की बात सारी दुनिया कर रही है, लेकिन भारत ने तो ये सदियों से पर्यावरण के प्रति जो सजगता रही है, उसकी हमें समझना होगा। दुर्भाग्य की बात है, हमने उसको भुला दिया। उसको भुलाने का नतीजा हम स्वयं देख रहे हैं। आज दुनिया जिस पर्यावरण की बात के लिए परेशान हो रही है,
वो भारत की ओर देखती है और भारत किसकी ओर देख रहा है। मैं अक्सर एक उदाहरण दिया करता हूँ, शायद ये उदाहरण बहुत रुचिकर ना हो, शायद कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन सटीक बहुत है। कहते हैं कि एक बार एक राजा अपने एक बहुत घमंडी मित्र के साथ कहीं वन में गए। वहां वन में जाने के बाद जाते जाते अचानक वो अपने साथियों से बिछुड़ गए। बहुत गर्मी हो गई, प्यास लगी, वो दोनों पानी की तलाश में भटक रहे थे। दूर उनको दो कुंड दिखाई दिए, तो वो तेजी से उस ओर गए और वहां जाकर के ये सोच करके गए थे कि वहां उन दोनों कुंडों में जल होगा और हम अपनी प्यास बुझाएंगे। लेकिन पास जाकर देखा, एक में तो मधु भरा हुआ था और दूसरे में मल था, और वो इतनी तेजी से गए थे कि राजा तो उस मधु के कुंड में गिर गए और उनका मित्र मल के कुंड में गिर गया। अब बड़ी मुश्किल से बाहर निकले, और बाहर निकलने के बाद दोनों को समान रूप से मक्खियां तंग कर रही थी। अब क्या किया जाए? तो कहते हैं कि दोनों ने आपस में ये सोचा, इन मक्खियों से जान छुड़ाने का तरीका तो कोई निकालना पड़ेगा, और दोनों ने एक दूसरे को चाट करके मक्खियों से छुटकारा दिलाया। हम ये भारतीय संस्कृति ज्ञान का ऐसा भंडार है जो मधु है, यहाँ शहद, उसको सारी दुनिया चाटना चाह रही है, उसको पाना चाह रही है, और हम उस पश्चिम के रिजेक्टेड मॉडल्स को अपने देश में अपना रहे हैं, उस मल को। आज सारी दुनिया जो योग और आयुर्वेद की तरफ बढ़ रही है, हमें इस ओर देखना है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ जो आयुर्वेदाचार्य भी हैं, वो सीखते हैं और वो भी अंग्रेजी में प्रैक्टिस करते हैं, एलोपैथिक की दवाइयां देते हैं, क्योंकि हमें आत्मविश्वास का अभाव है, आत्मगौरव से हम हीन हो रहे हैं। तो ये लंबी सदियों की जो गुलामी और उसके बाद की सरकारों के द्वारा जो भारतीय संस्कृति को बहुत सम्मान से ना देखे जाने के कारण से लोगों में इस प्रकार की हीन भावना पैदा हुई। उससे कैसे छुटकारा मिले? उससे छुटकारा हम सम्यक दृष्टि अपनानी पड़ेगी। हमें ये देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, इसके बिना हम आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। आज जिस स्टेज पर हम पहुंचे हैं, आज हमारी जो लाइफ लाइन सुधरी है, हमें सौभाग्य से ऐसा नेतृत्व मिला है जिसने ये कर दिखाया है। दुनिया के आंकड़े जो मर्जी कहें कि भारत हंगर इंडेक्स में कहां है, लेकिन ये जो इंडेक्स है ये कितना हास्यास्पद है, ये प्रत्येक बुद्धिजीवी जानता है, थोड़ा सा विवेक रखने वाला भी जानता है कि जहां पर खाने को आटा नहीं है, जो कंट्री दिवालिया हो रही है, वो हमसे हंगर इंडेक्स में आगे है। उस इंडेक्स में, इसका मतलब है कि वो हंगर इंडेक्स जो है जिन्होंने बनाया है या उसको बनाने की जो विधि है उचित नहीं है। तो भारत जिस स्थान पर है ये उसके नेतृत्व का प्रतिफल है। सौभाग्य से हमें एक ऐसे मंत्री प्राप्त हुए हैं जिनका कहना है कि मैं रोज इतने किलोमीटर सड़क बनाता हूं। आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। विदेशी जब यहाँ आकर के देखते हैं तो वह हैरान रह जाते हैं कि कुछ वर्ष पूर्व जब भारत में आए थे तो यहाँ क्या दशा थी, आज क्या है। आज चाहे वो सड़क हो, चाहे यातायात के साधन हो, पूरे देश के अंदर कितने हवाई अड्डे बन रहे हैं, कितनी उद्योग धंधे स्थापित किए जा रहे हैं, और जो यहाँ पर इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया गया। अभी पिछले दिनों इंदौर के अंदर जो प्रवासी सम्मेलन हुआ, दुनिया भर के लोग आए, वो उनमें से अनेक लोग बाद में दिल्ली में आए और दिल्ली में भी कार्यक्रम हुआ। उस अनेक की परिचर्चा में मुझे भी रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनको सुनने। तो वो भारतीय जो दुनिया के भारत मूल के लोग जो दुनिया के विभिन्न देशों में फैले हुए हैं, आज वो गर्व और गौरव अनुभव करते हैं। सांस्कृतिक पहचान को सम्मान है, उनको मान्यता मिल रही है, उनकी भाषाओं को मान्यता मिल रही है, उनकी परंपरा को मान्यता मिल रही है। और विशेष ये कि जो ज्ञान की परंपरा है भारत की, उसको समझा जा रहा है। इसके लिए आत्मनिर्भरता के लिए केवल भौतिक वस्तुओं पर हमें निर्भर रहने की सोच से मुक्त होने की आवश्यकता है। हमें दर्शन पर भी सोचना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि चिंतन का जो हमारा स्तर है
वो अनावश्यक विदेशी की प्रशंसा से मुक्त होना पड़ेगा। जैसे अभी पूर्व वक्ता ने कहा कि आज से कुछ वर्ष पूर्व तक जहां क्वालिटी की, गुणवत्ता की बात आती थी तो हम विदेशी वस्तुओं को अधिक जानते थे कि ये बेशक ऊपर से कहें कि भारतीय भारतीय, बी इंडियन एंड बाय इंडियन, लेकिन जो स्वदेशी की बात करते थे उनकी कार के अंदर इंजन भी जर्मनी का लगा हुआ करता था। लेकिन आज वो स्थिति बदली है। आज भारत के लड़ाकू विमान दुनिया के अनेक देश लेना चाहते हैं। आज तेजस की बात करने के लिए अभी 26 जनवरी को जो हमारे मुख्य अतिथि होने वाले हैं गणतंत्र दिवस परेड में, वो देश भी उसको प्राप्त करना चाहता है। आज हमारे वैज्ञानिकों ने जिस स्तर पर मेहनत की है, ऐसे ऐसे मिसाइलें तैयार की हैं, वो उनकी प्रतिभा का प्रमाण है और उसके लिए उन्हें मुक्त हस्त हर प्रकार का सहयोग सरकार ने प्रदान किया। देश की जनता ने भी सरकार के उन प्रयासों को सराहा और इसलिए उसे दोहराहा। ये आवश्यकता है आत्मनिर्भर। तो आत्मनिर्भर के लिए सबसे पहले शुरुआत हमारी मानसिक स्तर पर होगी, हमारी सोच में होगी। अगर हमारी सोच उस दिशा में आगे नहीं बढ़ती तो हम आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। आत्मनिर्भर की बात कर सकते हैं, वो आत्मनिर्भर की बात हम बहुत वर्षों से करते रहे हैं कि विदेशों से सामान मंगवा करके यहाँ असेंबल करके और हम बहुत प्रसन्न होते रहे कि मेड इन इंडिया हो गया। तो ये इससे मुक्त होने के लिए आज भारत के अंदर, यहाँ तक कि चीन से भी बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो भारत आ रही हैं मोबाइल बनाने के लिए, वो यहाँ चिप बनाएगी, ऐसे समझौते हो रहे हैं। और भी ऐसी चीजें हो रही हैं कि यहाँ केवल बाहर से ला करके असेंबलिंग करने से बात नहीं बनेगी। हाँ, ये सत्य है कि हमारे यहाँ पर जो R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जितना काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। इस पर अधिक से अधिक कार्य किए जाने की जरूरत है। ऊर्जा के स्तर पर जो प्रोत्साहन देने की आवश्यकता थी उस पर बहुत काम नहीं हुआ, लेकिन पिछले कुछ वर्षों के अंदर सोलर ऊर्जा को लेकर बहुत काम हुआ। हमारे आत्मनिर्भरता में जो सबसे बड़ी बाधा है वो पेट्रोलियम गुड्स की है। बहुत बड़ी पैमाने पर हमें विदेशों से मंगवाना पड़ता है, लेकिन जिस ओर हम जा रहे हैं, जिस ओर हम EVs आ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, वो दिन भी दूर नहीं कि हम इससे भी मुक्त हो जाएंगे। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक भारतीय को भी ये संकल्प करना होगा कि मुझसे जो बन पड़ेगा मैं अवश्य करूंगा, मेहनत से जी नहीं चुराऊंगा। इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए अपने तमाम प्रकार की जो मतभेद हैं, जो बाधाएं हैं, जो पहचान के संकट हैं, उनसे मुक्त होकर के केवल और केवल भारतीय के रूप में हमें कार्य करना होगा। हम कहीं धर्म या संप्रदाय या जाति के नाम पर भी ये सब चीजें हमारे विकास को बाधित करती हैं, हमारी निर्भरता को बाधित करती हैं। और एक और बड़ी आवश्यकता है आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ने में कि यहाँ पर जो तरह तरह के विवाद उत्पन्न किए जाते हैं, उन विवादों से उत्पन्न होने से जो बाधा होती है विकास को और आत्मनिर्भरता को, इसके बारे में भी सोचने की आवश्यकता है। देश को एक ऐसा मॉडल तैयार करना पड़ेगा कि जिस वर्ग को, समाज के जिस वर्ग को भी कोई समस्या है, उसके लिए एक ऐसा मंच तैयार करना पड़ेगा वो वहां अपनी बात रखे, जनजीवन को बाधित ना करे। जनजीवन को बाधित करने से हमारे देश की जहां प्रतिष्ठा प्रभावित होती है वहां अनेक प्रकार की और बाधाएं भी आती हैं, विनाश भी होता है। तो इससे बचने की आवश्यकता है। ये राष्ट्र आगे बढ़े, ये हम सब का लक्ष्य है, हम सब चाहते हैं। तो उस चाहने को साकार करने के लिए आवश्यकता है सामूहिक जो प्रयासों की, और वो आएगा विचार के स्तर से, सर्वप्रथम विचार के स्तर से। ये उत्पादन से देश की सारी जनता नहीं जुड़ती, जो कृषि से जुड़े हुए हैं, जो उद्योगों से जुड़े हुए हैं, लेकिन विचार से प्रत्येक व्यक्ति को जुड़ना है, हर नागरिक को जुड़ना है, हर युवा को जुड़ना है, हर छात्र को जुड़ना है। वो जुड़ेगा, आत्मनिर्भर होगा। आत्मनिर्भरता शिक्षा से आरंभ होकर के, शिक्षा के माध्यम से आरंभ होकर के, विकास के मॉडल के मार्ग से हम सबके मन मस्तिष्क से होती हुई जब वो धरा पर उतरेगी तो ये राष्ट्र निश्चित रूप से आत्मनिर्भर होगा। न केवल आत्मनिर्भर होगा बल्कि विश्व के अन्य देशों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर सकेगा, जैसा कि कोरोना काल में हमने दवाओं के मामले में किया। मुझे याद है
शायद ऐसे अनेक श्रोता विद्वान जुड़े होंगे इससे, जो जानते होंगे कि वो भी दिन था जब हम अनाज के मामले में आत्मनिर्भर नहीं थे। हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश में लेने गए तो उन्हें वहां से नहीं मिला, तो हमारे उस प्रधानमंत्री जी ने ये सबको कहा कि एक समय हम उपवास करेंगे लेकिन आत्मनिर्भर बनेंगे। और हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसा कर दिखाया कि आज हमारे देश के अंदर अनाज रखने की जगह नहीं है। पूरी देश के अंदर मैं जाता हूं, देखता हूं तो जगह जगह बाहर पड़ा हुआ है। आज हम पूरी दुनिया को देने की स्थिति में है। पिछले 2-3 वर्षों से यहाँ 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। तो ये हमारे वैज्ञानिकों के उसी शोध और विकास का परिणाम है, उनके श्रम का, किसानों ने जो मेहनत की है। यही भावना हम सबको अंदर आनी चाहिए। हमें याद होगा कि हमें यहाँ पर कंप्यूटर देने से मना किया गया और बाद में हमारे वैज्ञानिकों ने सुपर कंप्यूटर बनाया। आज पूरी दुनिया के अंदर हमारे उन नौजवानों की पहचान है। पूरी दुनिया हमारे उन छात्रों को, हमारे रिसर्च स्कॉलर्स को सराह रही है, महत्वपूर्ण पद उनको प्रदान कर रही है, क्योंकि हम उस दिशा में आगे बढ़े। तो ये आत्मनिर्भरता का जो लक्ष्य है, ये एक चुनौती भी है और ये अवसर भी है। और भारत की ये विशेषता रही है कि वो चुनौती को अवसर के रूप में परिणत करने का उसके अंदर साहस है, उसके अंदर विवेक है। हस्तशिल्प के अंदर हम सदैव आगे रहे हैं, हमारी दुनिया में पहचान रही है। इन सब को बढ़ाने की आवश्यकता है। निर्यात बढ़ाया जाए, लेकिन मानसिक आयात को रोकना होगा। मानसिक आयात जो हमारी बौद्धिक क्षमता को कुंठित करे, उसको रोकना होगा। हाँ, जहां पर आवश्यकता है हम उन नए विचारों का सदैव स्वागत करते हैं। हमारी संस्कृति ने तो सदैव कहा है, जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना और जो अप्राप्त है उसको प्राप्त करना। जो अप्राप्त है, कोई ऐसा विचार दुनिया के अंदर जो अच्छा है, हम उसको स्वीकार सदैव करते रहे, सदैव करेंगे। मुझे लगता है और वक्ता भी हैं, उन्हें भी अपनी बात कहनी होगी। मुख्य बात आत्मनिर्भरता में उत्पादन के साथ साथ, उत्पादन के साधनों के साथ साथ चिंतन मननन की भी है, विचार की भी है। वैचारिक ये प्रवाह आगे बढ़े और हमें अपनी जड़ों से, अपने पूर्वजों से के उन कार्यों के प्रति भी गौरव होना चाहिए। हम इस हीन भावना से मुक्त हों कि हमारे पूर्वज जो थे उन्होंने कुछ नहीं किया, बस वो ये भी खराब था, ये भी खराब था, ये गलत है। ये हो सकता है कि पुरानी बातों में से कुछ समय काल के अनुसार प्रासंगिक ना रह गई हों, लेकिन सब खराब नहीं है, श्रेष्ठ है। तभी दुनिया अपना रही है, तभी आज पूरी दुनिया के अंदर योग दिवस मनाया जा रहा है, तभी आज दुनिया के अंदर आयुर्वेद की पहचान हो रही है, तभी अमेरिका हल्दी का पेटेंट कराना प्रयास कर रहा था, तभी हमारे चावलों का और ऐसी चीजों का पेटेंट कराने की बात की जा रही। वो निश्चित रूप से श्रेष्ठ है, तभी किया जा रहा है। तो भारत आत्मनिर्भर बने, ये आह्वान आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है, लेकिन ये भारत के 140 करोड़ सब लोगों की भावना भी है। और ये भावना जब एक दिशा में आगे बढ़ेगी तो भारत निश्चित रूप से आत्मनिर्भर होगा। इसी भावना के साथ इस मंच से जुड़े सभी का मैं अभिवादन करता हूं और मुझे अपनी बात कहने के लिए दीवान जी ने अवसर उपलब्ध कराया इस मंच पर, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गुरुदेव विनोद बब्बर जी। आप, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, आप एक राष्ट्रवादी ऋषि है, राष्ट्रवादी चिंतक ऋषि है। और आप ना केवल दिखने में बल्कि विचार से भी आपने उसको सिद्ध कर दिया कि आप कितने बड़े, कितने गहराई से आप हमारे देश को समझते हैं। हमारे देश की जो एक समग्रता में देश को समझने की जो समझ है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो आपके अंदर है। और मैं तो आपको, आपका जो ये व्याख्यान है, आपका जो ये भाषण है, इसको मैं एक आत्मनिर्भरता की देशी जो है ना, देशज जो परिभाषा है जिससे आपने बांधा है इसको, मैं इसको देशज परिभाषा कहूंगा जो आपने गढ़ा है। और आपने एकदम
गांव से लेकर शहर से लेकर पूरे विश्व से लेकर हर तरीके से भारत को आपने देखा है, और हर तरीके से कहाँ कहाँ हम किस रूप में आत्मनिर्भर है और किन किन चीज़ों में हमें और बदलाव अभी करने की जरूरत है, आवश्यकता है। इन सारी चीज़ों पर आपने रोशनी डाली है, और मुझे उम्मीद है कि आपके इस भाषण से, मैं लगातार कमेंट से यहाँ पे देख रहा हूँ कि लगातार आपके जो भाषण है सुनकर प्रतिक्रियाएं आ रही है, और हमारा ये सौभाग्य है कि आज आप इस कार्यक्रम से जुड़े, और मुझे उम्मीद है कि देश दुनिया भर में जो ये बातें, आपकी बातें पहुंचेगी लोगों को, भारत को प्यार करने वाले, हमारे देश से प्यार करने वाले, प्रेम करने वाले हर एक नागरिक को इससे फायदा होगा, दिशा निर्देश मिलेगा आगे की तरफ देखने के लिए, और भविष्य की अपनी योजनाएं बनाने के लिए। तो हम लोग कार्यक्रम में हमारे 2 वक्ता और जुड़ेंगे, और धीरे धीरे, एक्चुअली वो लोग ट्रेवलिंग में है अभी, जुड़ेंगे, लेकिन हमारे पास अभी डॉक्टर बी दयालु साहब है, जो कि शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की एक परियोजना है, आत्मनिर्भर भारत नाम से ही, और उसके संयोजक है वो। और मुझे उम्मीद है कि उनसे भी हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। इससे पहले कि वी दयालु जी अपनी बात रखे, जेबुल्ला से निवेदन करूंगा कि उनका एक संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करें। नमस्कार। डॉक्टर वी दयालु जी को राष्ट्रीय भाषा के एक्टिविस्ट के हवाले से जाना जाता है। आप जो है उप प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक बाल विद्यालय बिंदापुर में है। संस्कृत भाषा के लिए आप मुसलसल जो है काम कर रहे हैं। आपने जो है हिंदी में एमए और बीएड किया है, पीएचडी जो है आपकी संस्कृत भाषा में है, और आपकी बहुत सारे लेख जो है पत्रिकाओं में, अलग अलग पत्रिकाओं में आते रहते हैं। सर, आप अपनी बात रख सकते हैं। शुक्रिया जी, धन्यवाद आपका। हमारे जो आज के पैनल है, उस पैनल के सभी विद्वान जनों का अभिनंदन, वंदन। जैसा प्रोफेसर अनिल जी ने आगे बात बढ़ाते हुए बताया था कि आत्मनिर्भर भारत की ओर हम लगातार बढ़ रहे हैं। मुख्य रूप से देखा जाए तो हम लोग कोरोना काल से बहुत आगे बढ़े हैं। कोरोना काल में अगर हम आत्मनिर्भरता नहीं अपनाते तो बहुत मुश्किल होता, और न जाने कितने लोग हमारे देश से जो जनसंख्या है वो कम हो चुकी होती। जब हम इस कोरोना के प्रसारण को देख रहे थे तो बहुत सारे जो हमारे जनता है, हमारे जो साथी हैं, वो जगह जगह अपना जो शहर है, अपनी जो नौकरियां, वो छोड़ छोड़ करके अपने गांव की तरफ जा रहे थे। उनको ये विश्वास था कि अगर मैं गांव पहुंच गया तो मैं जीवित रह पाऊंगा, और गांव रहा तो मेरे जो आजीविका है, मेरा परिवार है, बच पाएगा। उनका विश्वास था कि क्योंकि गांव में आत्मनिर्भरता आज भी है। और हमने देखा कि जब यातायात के साधन लॉकडाउन में बंद थे, फिर भी लोग चल रहे थे, और चलते चलते कोई 1400 किलोमीटर जा रहा है, कोई 1500 किलोमीटर जा रहा है, कोई 2000 किलोमीटर जा रहा है, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है। एक दृश्य मैंने भी देखा, जो कि एक महिला थी, अपने बच्चे को सूटकेस पर रख करके खींचती जा रही थी, और पति महोदय आगे चल रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि जो देश है हमारा, वो रुकता नहीं है, चलता रहेगा। जहां इतनी हिम्मत महिला में है, अपने बच्चे को साथ लेकर जा सकती है और हजारों किलोमीटर का यात्रा कर सकती है। एक महान भाव जो कि बॉम्बे से सीधे बिहार पहुंचे, एक बेचारी छात्रा थी जो अपने साइकिल पे अपने पिताजी को लेकर के बिहार की यात्रा करती पहुंची, अपने घर पहुंची। बहुत सारे लोग जो हमारे सामाजिक लोग हैं, जिन्होंने जो यात्रा कर रहे थे, उन लोगों को भोजन, पानी, आवास की सुविधा उपलब्ध कराई। सरकार के भरोसे ये सारा काम होना बड़ा मुश्किल था। तो कई तरह की जो आत्मनिर्भरता है, मैं समझता हूँ इसमें है। मैं अगर इसको अलग श्रेणीवार करूं तो एक व्यक्तिगत हमारी जो आत्मनिर्भरता है वह है, एक हमारी सामाजिक है। तो हम व्यक्तिगत रूप पर हम आत्मनिर्भर हों, ये सबसे बड़ी बात है। सरकारें काम करती हैं, करती रहेंगी, कुछ नई नीतियां बनती रहेंगी। इनको अपनाने का जो काम है, अगर जब तक हम अपने व्यक्तिगत रूप पर नहीं करेंगे, तब तक बड़ा मुश्किल है आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाना। छोटी छोटी बातें हैं जिनमें
आत्मनिर्भरता वाली बात आती है, क्या हम दैनिक व्यवहार में हम अपने जो काम है स्वयं कर पाते हैं क्या? उसमें हमें उसको अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना बहुत आवश्यक है। जिस घर में हम सोते हैं, जिस घर में हम रहते हैं, क्या हम उस घर की साफ सफाई अपने आप कर पाते हैं क्या? जिस बिस्तर पर हम सो रहे हैं, क्या वह बिस्तर को हम उठाकर रख पा रहे हैं क्या? हम अपने जो निर्भरता है किसी दूसरे पर न रखें, हम खुद इन कामों को करते हुए चले जाएं। तो मैं समझता हूं कि जो हमारे आत्मनिर्भरता का पाठ है हमारे व्यक्तिगत, वह दैनिक व्यवहार से शुरू होता है। कुछ तकनीकी चीजें आती जा रही हैं, इन तकनीकी ज्ञान को क्या मैं समझ पा रहा हूं, नहीं समझ पा रहा हूं। बहुत सारे मशीनें आ गई, बहुत सारे जो उपकरण हैं जिनके बारे में बहुत जानना आवश्यक है। अक्सर आप साइबर क्राइम देखते हैं, मेरा पैसा बहुत सारा बैंक में जमा है, क्या मैं उसको ठीक से सुरक्षा कर पा रहा हूं? क्या इन जो ठग हैं साइबर वाले, इनसे बच पा रहा हूं, नहीं बच पा रहा हूं? तो ये जो तकनीकी शिक्षा है, इसमें मुझे आत्मनिर्भर बनना है। इसी तरह से प्रशासन में मैं जाता हूं, मेरा कोई कार्य किसी ऑफिस में है, किसी कार्यालय में है, क्या मैं अपनी बात को ठीक से कह पा रहा हूं? क्या मुझे जो सामने वाला अधिकारी है वो ठीक से समझ पा रहा है, या मैं उसकी बात को समझ पा रहा हूं, नहीं समझ पा रहा हूं? ये भी आवश्यक है कि प्रशासनिक जो मेरी आत्मनिर्भरता है दूसरे पर ना हो। ये भी हमारे एक आत्मनिर्भरता का एक हमारे जीवन का एक हिस्सा है। तो व्यक्ति की हमारी जो आत्मनिर्भरता है वह बढ़े, साथ ही जो काम देश में हो रहे हैं उसकी एक मेरे अंदर से स्वीकृति आए, ये बहुत बड़ी बात है। सरकारें बहुत सारा काम करेंगी, किंतु मैं क्या उसको अपने आप को उसमें अपने उसे स्वीकार करने की स्थिति में हूं? और स्वीकार करता हूं तो देश बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल से जो गाड़ियां हैं उसकी जगह पर ईवी आ रही हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ रहे हैं, हाइड्रोजन वाले व्हीकल आ रहे हैं, और अलग अलग फ्यूल के लोग जो है अलग अलग फ्यूल वाली चीजें आ रही हैं। क्या मैं उनमें शिफ्ट हो सकता हूं या नहीं हो सकता? मान लीजिए ईवी आ गई, किंतु ईवी चलाने का मेरा मन नहीं है, तो फिर आत्मनिर्भरता कैसे बढ़ेगी? कैसे देश आत्मनिर्भर होगा? अन्यथा वो ये अरब कंट्रीज पर ही डिपेंड रहेगा। तो जो बायोफ्यूल है या जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, जब तक मैं अपनाने को तैयार नहीं होऊंगा तो आत्मनिर्भरता का जो सरकार का प्रयास है सब बेकार हो जाएगा। इसलिए मुझे जरूरी है कि मैं भी उसमें पूरा सहयोग करूं और उसको अपनाऊं। शैक्षिक जगत की ओर हम चलते हैं, तो शिक्षा में जो आत्मनिर्भरता वाली बात आ रही है, जहां मैकाले आया था, मैकाले अपने माताजी पिताजी को चिट्ठी लिखता है कि भारत में जितने गांव हैं उससे ज्यादा गुरुकुल हैं। आज स्थिति यह है कि बहुत कम संस्थाएं देखने को मिल रही हैं, और वो भी हैं तो सरकार के ऊपर हम लोग कहते हैं कि सरकार ये खोले, सरकार वो खोले। उस समय सरकार का कोई हस्तक्षेप शिक्षा में नहीं था, शिक्षा स्वायत्त थी। जगह जगह गुरुकुल थे, हर प्रकार की शिक्षा उनमें थी, 64 कलाएं वहां सिखाई जाती थी, हर प्रकार का ज्ञान वहां था। मैं अभी सर्वे देख रहा था, तो बहुत सारे जो मदरसे हैं वो चल रहे हैं, और उन मदरसों के जो मालिक हैं उन्होंने साफ मना कर दिया कि मुझे सरकार के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है, एक बहुत अच्छी पहल है। हर मंदिर के साथ गुरुकुल हुआ करता था, और वो गुरुकुल किसी भी सरकार से अपेक्षा नहीं रखता था कि मैं अपने शिक्षार्थियों के लिए किसी तरह की सहायता लूं। वो स्वयं अपने आप में संचालित करते थे। और जो आजकल जो हमारे बहुत सारे लोग हैं, हमारे जो धनाढ्य लोग हैं, जो हमारे कॉरपोरेट घराने हैं, जो हमारे उदारमना लोग हैं, वो आज भी गुरुकुल चलते हैं उनको पैसा देते हैं, मदरसे चलते हैं उनको पैसा देते हैं, मिशनरीज के स्कूल चलते हैं उनको पैसा देते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो भी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े, चाहे विद्यालय की बात हो, चाहे विश्वविद्यालय की बात हो, चाहे तकनीकी संस्थानों की बात हो। तो सरकार को अब जबरदस्ती करना पड़ता है कि भाई 25% आप जो संस्थान जितने भी हैं अपना खुद का पैसा जुटाएं और अपने आप संसाधन तैयार करें। तो धीरे धीरे जो आत्मनिर्भरता जब नहीं बढ़ेगी तब तक काम नहीं चलेगा, और संस्थान भी इसकी ओर आगे बढ़े। संस्थानों में जो हमारे छात्र हैं, क्या वह छात्र अपना काम अपने आप कर पा रहे हैं? आए दिन हड़ताल करते रहते हैं, आज ये नहीं है, आज वो नहीं है, आज इसकी दिक्कत है, आज उसकी दिक्कत है। मैं तो पहली क्लास से कहता हूं कि पहली क्लास का बच्चा, पहली कक्षा का जो बच्चा है, क्या वो अपने शूज खुद पहन सकता है? क्या अपने जूते खुद पहन सकता है? बड़ी क्लास का बच्चा जैसे 5वीं तक जाता है, क्या अपना बैग खुद लगा सकता है?
अपने बैग को लेकर के खुद निकल सकता है क्या? उसमें ये नहीं कि छात्र के ऊपर जो है ये थोपने वाली बात हो। हर छात्र जिस लेवल का है उस लेवल की जिम्मेदारी अपने आप पर निभाए तो वो आत्मनिर्भर होता हुआ चला जाएगा। बहुत सारे छात्र हैं, मैं तो प्रतिदिन उनके बीच में रहता हूँ। बहुत सारे छात्र कई बार आते हैं और कहते हैं मेरे पेट में दर्द है। मैं क्यों दर्द है? आज खाना खाकर नहीं आया। 10वीं कक्षा का बच्चा ये कहता है तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि 10वीं कक्षा का छात्र हो चुका, उसे खाना बनाना नहीं आ रहा है। हम कर क्या रहे हैं? हम पढ़ क्या रहे हैं? अरे भाई, चावल तो उबाल सकता है, खिचड़ी तो बना सकता है, इतना करके आ जाए। माता हो सकता है काम पर गई हो, माता के लिए हो सकता है कुछ काम हो, कुछ और किसी में वो व्यस्त हो। तो 10वीं कक्षा का बच्चा, 12वीं कक्षा का बच्चा स्वयं खाना बना सके और स्वयं कहीं की यात्रा कर सके, तो ये आत्मनिर्भरता छात्र में आवश्यक है। विदेशों में हम देखते हैं कि छात्र पढ़ता भी है और कमाता भी है। यह कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ नहीं है। यह कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ आना आवश्यक है और वह प्राथमिक शिक्षा से ही आना शुरू हो जाए। प्राथमिक में आए, माध्यमिक में आए, उसके बाद बड़ी क्लासों में आए। हम बीए एमए कर जाते हैं, पीएचडी कर जाते हैं। जेएनयू वालों को देखता हूँ पीएचडी कर रहे हैं, नौकरी दे दो। अरे भाई, तुम कर क्या रहे हो पीएचडी में? तुम्हारा अगर पीएचडी हो रहा है तो किस काम का है? 32 साल 35 साल उम्र हो गई, अभी सरकार के पीछे पड़े हो, सरकार में नौकरी दे। 18 साल के हो गए, वयस्क हो गए। 18 साल की उम्र में आपको सारे काम आना चाहिए। जो काम कर सकते हो अपने पेट के लिए तो करो। हर व्यक्ति इतना सक्षम हो जाए 18 साल तक कि वह अपना उदर पूर्ति कर सके। पहले आपने देखा होगा जो शिक्षा थी, ब्रह्मचारी गांव में जाता, अपना भिक्षाटन करता, खुद भी लाता था, गुरुजी के लिए भी खिलाता था। अब हालत क्या हो रही है? वो गुरुजी के पैसे खींच लेता है, पर्स चोरी कर लेता है उसको चाकू घोंप देता है। तो कैसा तो यहाँ पर व्यवस्था बन गई है। सरकार के जो संस्थान हैं, जिनके जो शिक्षा व्यवस्था थी, उस शिक्षा व्यवस्था का जो परिणाम है वो अच्छा नहीं है। अब नई सरकार ने जो अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, इसे बहुत कुछ किया है उन्होंने। और जो चरित्र निर्माण है वो बहुत आवश्यक है हमारे छात्रों के अंदर। वो गुरुओं का सम्मान करें ताकि वो तकनीकी ज्ञान है और जो विशेष ज्ञान है उसको दे सकें। क्योंकि जब तक छात्र हमारे श्रद्धावान नहीं होंगे तब तक उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। जो वैश्विक संस्थान है, हम वहां देखते हैं कि छात्र पढ़ने के बाद या तो गुरुजी के साथ में रिसर्च करता है या फिर अपना कहीं काम करता है। अपनी आजीविका के लिए, अपने खाने के लिए, अपने रहने के लिए वो व्यवस्था खुद करता है। तो ऐसी व्यवस्था हमें उस ओर जाना है। शिक्षा व्यवस्था में भी हमें आत्मनिर्भरता की आवश्यकता है। आर्थिक पहलू जहां तक है, सरकार हमारी बहुत सारे योजनाएं चला रही है। आत्मनिर्भरता के अंतर्गत ही लगभग 12 मंत्रालय हैं जो हमें अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से हमें सहायता कर रहे हैं, जिनमें कृषि मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय है जो कि स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करता है। लगभग 4000 कोर्स है हमारे पास में। 4000 कोर्सों में जो भी आपको अच्छा लगता है वह स्किल चुनिए, जो आपको आपके आसपास है उसको सीखिए। जब लोकल के लिए वोकल वाली बात आती है तो जो हमारे आसपास, हमारे शहरों में, हमारे जिले में, हमारे गांव में जो उद्योग है उसके विषय में हम तकनीकी ज्ञान जोड़ करके उसे आगे बढ़ा सकते हैं। रक्षा मंत्रालय है, वह भी हमारे जो बहुत सारे उद्योगों के लिए मदद करने को तैयार है। दूरसंचार मंत्रालय है, वह भी तैयार है। जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा है वह भी आपके बहुत सारी तरह की आपको मदद करने को तैयार है। पेट्रोलियम मंत्रालय है, पर्यावरण मंत्रालय है, पेयजल स्वच्छता मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय है। तो इतने सारे मंत्रालय आपको आपकी मदद के लिए बैठे हैं। तो अब मैं समझता हूं कि आप अगर चाहे तो कहीं पर भी अपना जो आत्मनिर्भर वाली बात है उसके लिए तैयार हो सकते हैं। सरकार भी आपको, जो अगर किसान है तो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आपको लोन दे रही है, शिशु मुद्रा दे रही है, इसके अलावा आपके मुद्रा कार्ड दे रही है, सब्सिडी दे रही है बहुत सारी जगहों पर। आपके आसपास जो भी उद्योग हैं जो एमएसएमई के अंदर आते हैं तो उनके साथ भी आप जाकर के काम कर सकते हैं। जैसा अनिल सर ने बताया था, बहुत सारे स्टार्टअप हमारे यूनिकॉर्न हो चुके हैं। 80,000 लगभग स्टार्टअप हमारे देश में इस समय और अधिक हो सकते हैं।
तो वो भी चल रहे हैं। और स्टार्टअप के लिए हमारे जो मंत्रालय हैं, डीएसटी है, अपना जो विज्ञान वाला विभाग है, वह भी हमारे लिए छात्रों के लिए काफी सहयोग कर रहा है। तो इस ओर भी हम लोग बढ़ सकते हैं। खाली हम नौकरी के लिए पेज पड़े रहे, सरकार नौकरी नहीं दे रही है, तो कितनों को नौकरी मिलेगी और कब तक नौकरी मिलेगी? एक तो ये आत्मनिर्भरता बिल्कुल नहीं हो पाती नौकरी से। आत्मनिर्भरता का मतलब है कि आप अपना खुद व्यवसाय कोई कीजिए। तो इतना लोन, इतने सारी चीजें आपको फैसिलिटी दे रही है। अब कानून जो बहुत सारे हैं वो भी काफी कुछ ठीक किए हैं, और एक छत के नीचे सारी सारी आपकी फाइलें तैयार हो जाती हैं। तो उसकी ओर हमें बढ़ना है। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है आत्मनिर्भरता भारत का, तो आत्मनिर्भर भारत की ओर हम अपना कितना कहाँ सहयोग दे सकते हैं, उसकी ओर हमें अवश्य सोचना है, शिक्षा के माध्यम से और अपने स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से। आगे बात आती है हमारी सामाजिकता की, जो हमारे देश का सबसे बड़ा यूएसपी मैं कह सकता हूं। समाज चाहे किसी पंथ का हो, चाहे किसी का हो, किसी धर्म का हो, सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं। इसमें बहुत सारे लोग बीच बीच में हो हल्ला करके आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं, किंतु भारत की एक खासियत है कि सबको वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर चलता है और सब एक साथ काम करते हैं। जो भी काम आ जाए उसके लिए सारा समाज मिल जाते हैं और काम करके आगे दिखाते हैं कि हाँ, हम इस काम में भी आगे बढ़ सकते हैं। सामाजिक संस्थाएं जो कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स को चला रही हैं, सामाजिक संस्थाएं बहुत सारे विद्यालय चला रही हैं, बहुत सारे कॉलेज चला रही हैं, सामाजिक संस्थाएं बड़े बड़े काम करती हैं। आजकल हजारों लड़कियों की शादियों का काम भी वो स्वयं करती हैं। सरकारें करेंगी तो मैं समझता हूँ जल्दी हो नहीं सकता। समाज का बहुत सीधा असर जो हमारा जनता है उस पर पड़ता है, जनमानस पर पड़ता है। तो ये सामाजिक संस्थाएं वह भी आत्मनिर्भर होकर निकले, वह केवल सरकार की ओर न देखे, सरकार हमें अनुदान देगी तभी कार्य करेंगे, ऐसा नहीं है। इसके लिए भी हमें सोचना चाहिए, सामाजिक संस्थाएं हैं कि हम जो समाज के लोग हैं उनके पास जाएं, और बड़े उदार मन से लोग दान देते हैं, उदार मन से सहयोग करते हैं। और जो सामाजिक सरोकार हैं उसके लिए हमें काम करना चाहिए, चाहे चिकित्सा की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे अब जो बहुत ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात होती जा रही है वृद्धाश्रम की, वृद्ध लोगों की देखभाल की, तो वह भी अगर हम समाज के माध्यम से करेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द जो समस्या है, उनका जो एकांत की दिक्कत होती है या जो उनकी सेवा की दिक्कत होती है, मैं समझता हूँ वो बहुत जल्दी हल हो जाएगी, बजाय सरकार को देखने के। अगला आता है माननीय जो हमारे राजनेता है, हमारे जो नेतृत्व करते हैं, जो हमारे देश के शीर्ष पदस्थ लोग हैं, वो राजनीतिक स्तर पर भी कहते हैं कि उसमें भी हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए। हम उन्हीं को न देखते रहे दूसरे लोगों को कि चाइना आगे निकल गया, रसिया ने ऐसे कह दिया, अमेरिका ने ऐसा कह दिया। हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है आंखें झुका के बात नहीं करेंगे, आंखों में आंख डालकर बात करेंगे, समान भाव से बात करेंगे, सम्मान ससम्मान के साथ बात करेंगे। हमें अपने स्वत्व साथ रखना है, और स्वत्व के साथ में हमारा आत्माभिमान, आत्म स्वाभिमान है वह भी रहेगा। और हमारी जहां रुचि है हम उसी के आधार पर हम बात करेंगे। हमारी जिसमें रुचि नहीं है कोई जबरदस्ती हमें उस पर नहीं ले आ सकता। जहां तक बात आती है हमारी शिक्षाओं की और भाषाओं की, जैसा कि डॉक्टर विनोद बब्बर जी ने कहा, जर्मनी अपने जर्मन भाषा में शिक्षा देता है और आगे है। रिसर्च जितने जो पत्र हैं, शोध पत्र हैं, इतने अच्छे क्वालिटी के जो मिलते हैं वो आपको जर्मन में इतने अच्छे मिलेंगे, बहुत बढ़िया। हमारा देश अंग्रेजी के पीछे पड़ा हुआ है, ये केवल अंग्रेजी में सब कुछ है। चीन है, चीन ने अपना कंप्यूटर बनाया, अपनी भाषा बनाया, लैंग्वेज के जो कहते हैं कि नहीं केवल अंग्रेजी में कंप्यूटर चलेगा, ऐसा नहीं है। उनका चाइनीज में चलता है, रसिया का रसिया में चलता है, जापान जो कि मैं अपने जो तकनीकी में काफी आगे है, तो वो भी अपनी भाषा में पढ़ाता है, सब कुछ अपना कर रहा है। तो हमें भी इस ओर ध्यान देना है कि जो हमारी शिक्षा है, जो हमारी तकनीकी है, जो हमारा प्रोफेशनल चीजें हैं, वो सारी सारी लेकर के हम लोग अपनी भाषाओं में जाएं और जल्द से जल्द इसको जो है देश को आत्मनिर्भर बनाएं। आपने मुझे समय दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आशा करता हूं कि हमारे जो छात्र हैं वह जरूर इस विचार करेंगे कि हम जो है अवश्य जो हमारे दैनिक कार्य हैं उस पर आत्मनिर्भर अवश्य हों। धन्यवाद।
नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद बी दयालु जी। और आपने जो एक जिससे आपने बात शुरू की और आखिर तक आप उसी बात पे टिके रहे, और ये है कि आत्मनिर्भर हम तभी बन सकते हैं जब हम व्यक्ति का निर्माण करेंगे। जैसे आपने कहा कि 10वीं कक्षा का एक बच्चा जो खाने पीने के से लेकर सारी चीज़ों को लेकर वो अपने माता पिता पर निर्भर है, या 18 साल तक, यहाँ तक कि आपने उदाहरण दिया कि 30-35 साल तक भी लोग ये उम्मीद करके रहते हैं कि दूसरे हमें कोई कुछ कुछ देंगे। हालांकि जो दूसरे देशों की जो संस्कृति है उसमें हमारे देश से थोड़ा भिन्न है कि वो लोग बहुत जल्दी ही अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बना देते हैं। वो स्वयं अपने काम, बल्कि 18 साल की उम्र के बाद माँ बाप से भी बच्चे अलग रहने लगते हैं। तो ये उन देशों की संस्कृति है और हमारे देश की भी संस्कृति है। और हम एक पारिवारिक परिस्थिति में रहने की हमारे देश की जो एक मानसिकता है वो भी एक अलग विशिष्टता है, और उसको भी हमें बना के रखना है। और साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हाँ, जितना जल्दी हो सके हम हर चीज में आत्मनिर्भर हो और किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। और नई शिक्षा नीति के हवाले से जो आपने बात कही है, और जाहिर सी बात है जिन लोगों ने भी नई शिक्षा नीति को ढंग से पढ़ा होगा उन लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार सरकार की जो मंशा है वो पूरी तरह से एक व्यक्ति निर्माण की ओर बहुत ज्यादा है। इसलिए भाषा, देशज भाषा की बात की आपने, तो देशज भाषा के माध्यम से शिक्षा देना और देशज भाषा के माध्यम से सारा काम करना, दूसरे भाषाओं के ऊपर ज़्यादा निर्भर ना रहना, ये सारी चीज़ें आपने कही। और बिल्कुल ये सब चीज़ें नई शिक्षा नीति में भी है, और उम्मीद है नई शिक्षा नीति अलग अलग विश्वविद्यालय में, अलग अलग महाविद्यालय में हर जगह लागू की जा रही है और लोग उस पर काम कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इसका बहुत अच्छा परिणाम हमें देखने को मिलेगा। और आप कार्यक्रम के आखिर अवस्था में हम आप पहुंच चुके हैं। आज अनफॉर्चुनेटली हमारे दो जो प्रबुद्ध वक्ता थे, दोनों ही किसी कारण से बहुत ही, मतलब आप हम समझ सकते हैं कि वाइस चांसलर है और एक वरिष्ठ व्यक्ति है जो एक्चुअली किसी कार्यक्रम में ट्रेवलिंग के दौरान वो इस कार्यक्रम से नहीं जुड़ पाए, और अगली कड़ी में वो जुड़ेंगे। और क्योंकि लगातार हम कार्यक्रम करते रहते हैं और इस कार्यक्रम की भी कई कड़ी हमारे आगे होगी, तो वहाँ पे भी वो जुड़ेंगे और बात रखेंगे, जिसमें कि हम विचार के स्तर पर आत्मनिर्भरता हमारी कितनी है, शिक्षा के स्तर पर हम कितने आत्मनिर्भर है, साहित्य के स्तर पर हम कितने आत्मनिर्भर है, इस तरह की और भी कड़ियाँ इस कार्यक्रम के हमारे आगे जुड़ेंगे। और बहुत विस्तार से बातचीत हुई और हमारे तीनों ही वक्ता ने, प्रोफेसर अनिल कुमार जी, प्रोफेसर डॉक्टर विनोद बब्बर जी और डॉक्टर बी दयालु जी, आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से बातें रखी है। और चलते चलते आप लोगों से फिर से एक बार निवेदन करना चाहूँगा कि क्या बारी बारी से आप लोग, चूंकि आप लोगों ने बातें सुनी है एक दूसरे की, तो क्या कुछ कंक्लूजन रिमार्क्स आप देना चाहेंगे? प्रोफेसर अनिल सर, आपसे शुरू करता हूँ। क्या आप कुछ अंतिम टिप्पणी रखना चाहेंगे? आपका आवाज आ रही है मेरी, प्रोफेसर अनिल जी? प्रोफेसर अनिल जी, विनोद बब्बर जी, क्या आप कुछ टिप्पणी रखना चाहेंगे? जी, देखिए, आज आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर जो परिचर्चा आयोजित की उसके लिए आप अभिनंदन के पात्र हैं। और 3 अलग अलग धाराओं के व्यक्तियों को आपने आमंत्रित किया। ये आपका निर्णय कि आदरणीय अनिल जी ने बहुत सुंदर ढंग से उसके आर्थिक पक्षों को और आंकड़ों को प्रस्तुत किया। हमारे आदरणीय दयालु जी चूंकि भाषा से जुड़े हुए हैं और विशेष रूप से शिक्षा से जुड़े हुए हैं, उन्होंने उन अनुभवों को हमारे सामने रखा और उन्होंने ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि हमारी शिक्षा के अंदर केवल वो जो पढ़ाने की और रट्टा लगाने वाली प्रवृत्ति थी उससे बाहर निकलने की आवश्यकता है।
मुझे दुनिया के कई देशों में जाने का अवसर मिला तो मैंने देखा कि वहाँ तीसरी चौथी क्लास में बटन लगाना भी सिखाते हैं, खाना बनाना भी सिखाते हैं, साइकिल का आपका गाड़ी का पहिया चेंज करने का भी है। हमारे यहाँ तो स्कूल के अंदर ये सब बातें बड़ी दूर की हो गई। तो दयालु जी का ये सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक बच्चे को उसकी आयु के अनुसार ये सब चीजें आनी चाहिए। हमारे यहाँ मुझे लगता है इस कानून पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये जो बाल मजदूरी वाला, मैंने दुनिया के कई देशों में देखा छोटे छोटे लड़के 10 या 12 साल के होटल के अंदर वेटर का काम कर रहे हैं 1 घंटे के लिए। तो बेटा अगर वहां वेटर का काम कर लेते हैं तो उससे उनका क्या शोषण हो जाता है, ये हमें सोचना पड़ेगा, उन कानूनों के बारे में विचार करना पड़ेगा। ऐसा भी है कि कई देशों में घड़ियां बनाते हुए छात्र, तो दयालु जी का ये सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर भी चर्चा हमारे नीति निर्माताओं को सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। और ये आत्मनिर्भरता वाला जो विषय है, केवल हम 3 व्यक्तियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इस पर और भी विद्वानों को आप आमंत्रित करके उनकी चर्चा और उनका लिंक हमें भी उपलब्ध कराएं ताकि हमें भी ये सीखने का अवसर मिले। और आपने खासतौर से अनिल जी ने बहुत सुंदर आंकड़े प्रस्तुत किए, क्योंकि मेरे जैसे व्यक्तियों का आंकड़ों से कम संबंध है, तो वो भी मैं नोट भी किया है। बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हुई और आपने ये अवसर उपलब्ध कराया। आपने रिमार्क की बात कही थी, मुझे लगता है ये मेरी बात भी ज्यादा लंबी हो रही है। आपका अभिनंदन, धन्यवाद। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी। और ये तो हमारा सौभाग्य, जैसे हमने पहले ही कहा। और ख़ास करके मैं भी एक जर्नल संपादित करता हूँ, और एक संपादक की दृष्टि मेरी तो बहुत विस्तृत दृष्टि नहीं है, छोटी-सी दृष्टि है, लेकिन एक संपादक की दृष्टि मैं समझता हूँ कि बहुत पैनी होती है। और आप जो भी चीज़ें मतलब आपकी ओर से माध्यम से निकल के आती है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण अवश्य है। प्रोफ़ेसर अनिल सर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और मैं देख पा रहा हूँ। सर, अगर आप कुछ अंतिम टिप्पणी, हाँ विशेष हाँ, टिप्पणी मैं कुछ रखना है। मैं डॉक्टर विनोद जी ने जो बात रखी काफी प्रभावशाली ढंग से रखी, और सही मायने में दयालु जी ने फिर उसको एक आयाम और जोड़ा कि सही मायने में अगर हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो खुद को पहले आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। खुद को, परिवार को, फिर गांव को, फिर हम पूरे भारत की बात करेंगे, फिर अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। आज अगर हम गांव को सही मायने में आत्मनिर्भर बना सके, मेरा सौभाग्य हुआ पीछे कुछ मेरे योजनाओं पे काम करने का कि गांव को कैसे आत्मनिर्भर बनाएं। मैं एक बात और इसमें जोड़ूंगा। अब हमारे गांव में कुछ ना कुछ छोटे मोटे जो रिटेल शॉपकीपर्स हैं, दुकानदार हैं, वो जो रोज में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं वो बेचते हैं। हल्दी है, मिर्च है, मसाले हैं और दूसरी इस तरह की चीजें, साबुन है। तो मेरे मन में एक विचार आया, फिर मैंने ये काफी लोगों से साझा भी किया कि क्यों न अगर एक गांव में 5 दुकानदार हैं या 10 दुकानदार हैं, या अगर छोटा गांव है 4-5 गांवों को मिला के वो सब लोग वहां पर अपने आप खुद इन चीजों का उत्पादन क्यों नहीं कर सकते? क्या वो मसाला नहीं बना सकते हैं? क्या वो जो दूसरे, क्या साबुन नहीं बना सकते हैं? क्या सर्फ नहीं बना सकते हैं? अगर वो वहां पर बनाएं और उसकी आपूर्ति उस गांव में और आसपास के 4-5 गांव में करें, तो हमारी जो निर्भरता विदेशी वस्तुओं से है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। जैसे डॉक्टर विनोद जी ने बहुत सुंदर ढंग से बोला कि हमें मन से भी आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। इसको, जैसे मोदी जी ने भी कहा, बी वोकल फॉर लोकल। हमें लोकल उत्पाद, स्थानीय उत्पाद के लिए अपने आप को टटोलना पड़ेगा। अपने जो मानसिक विचार हैं उसको भी बदलने की जरूरत है, एटीट्यूड जिसको हम बोलते हैं। कि जब तक हम उस एटीट्यूड से बाहर नहीं आएंगे और अपने आप को नहीं बदलेंगे, सही दिशा में आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम नहीं बढ़ पाएंगे। मेरे को लगता है बहुत अच्छे आयाम आज के व्याख्यान में सब उसमें बहुत अच्छे सुंदर ढंग से वो सब कवर हो गए, और मैंने तो काफी एंजॉय किया पूरे सेशन को।
जी, जी। बहुत-बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत। सर। बिल्कुल आपका आपका और आपने जो शुरू में जो जो कहते हैं कि आरंभ अच्छा है तो अंत भी अच्छा ही होता है, और आपने इतना बढ़िया आरंभ किया था और इतना विस्तार से सारी चीज़ें आपने उसमें समेटा है, तो जिससे कि ये मैं डॉक्टर बी दयालु साहब, आपसे भी निवेदन करूँगा, क्योंकि आपकी जो सुझाव है, आपके सुझाव पर 2 अ डॉक्टर विनोद सर ने भी संज्ञान लिया है, और प्रोफेसर अनिल सर ने भी कहा। तो क्या आप कुछ और सुझाव आपके पास है जो आप देना चाहते हैं आखिर में? थोड़ी-सी नेटवर्क में दिक्कत है दयालु सर का। हम 1 मिनट के लिए इंतज़ार करेंगे। अ, सुन पा रहे हैं क्या? जी, 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 अब आ गए आप। हाँ, जी प्लीज़। जी, 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 जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका, और इतने अच्छे सुझाव आ रहे हैं। कार्यक्रम को आप बीच-बीच में और बढ़ाते रहें, ताकि जो आत्मनिर्भरता की अच्छा बात है वो सर, लोगों तक सर पहुँचे और लोग दयालु इसे सर, स्वीकार कर सकें। दयालु सर, आपको 1 सेकंड में हेलो। रोकना चाहूँगा। एक बात जो मेरे मन में थी, जो मैं आपसे उस समय नहीं बोल पाया, जैसे कि हमने परिचय में भी उल्लेख किया है कि आप आत्मनिर्भर भारत योजना के दिल्ली प्रांत के संयोजक हैं। तो थोड़ा-सा ये भी बता दीजिए कि आप लोग क्या जी। काम कर रहे हैं? आपके योजनाओं में क्या-क्या चीज़ें शामिल है जिस पर आप काम कर रहे हैं? उसका भी जानकारी दे दीजिए प्लीज़। जी, 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 जी। आपकी आवाज़ कट रही है, मैं कुछ थोड़ा-थोड़ा समझ पा रहा हूँ आपकी बात को। तो जो हमारा संगठन है, उस संगठन के माध्यम से हम विद्यालयों में सेमिनार आयोजित करते हैं, और जो जिस कक्षा के बच्चे हैं, उस कक्षा के बच्चों को कहते हैं कि आप ये कर सकते हैं। कर सकते हैं, तो आप क्या 1 हफ्ते में हम ये काम करके दिखाएँगे? तो छात्र तैयार हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इससे एक तो जो अभिभावक है, उनके साथ में बहुत कनेक्ट होता है उनका आपस में। अब मान लीजिए बच्चा बैठा हुआ है, छोटा बच्चा है। अगर अपने आप जूते अपनी जगह रखेगा, तो ऊट-पटांग जगह नहीं पड़े होंगे। तो वो जो है एक व्यवस्थित घर हो जाएगा। बच्चा अपना बिस्तर अपने आप उठा के रखेगा, लगेगा मेरा बच्चा पढ़ा-लिखा हो गया है। तो जो हमारे अभिभावक हैं, उनको खुशी होती है। अगर मान लीजिए कोई छात्रा है, वो पढ़ रही है और छठी कक्षा से ऊपर है, तो मान लीजिए वो माता सब्जी काट रही है, तो सब्जी काटने में उसका सहयोग कर सकती हैं। कुछ और बड़ा बच्चा है, तो मान लीजिए माता-पिता काम पर जाते हैं, तो वो माता-पिता के लिए चाय बना कर दे सकता है, खुद पी सकता है, खुद खाना बना के खा सकता है, अपना टिफ़िन तैयार करके खुद ला सकता है। क्योंकि शहरी संस्कृति है, शहरी संस्कृति में माता-पिता दोनों को काम करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में अगर बच्चा भूखा रहेगा, तो जो है एनीमिया का शिकार हो जाएगा, कुपोषण का शिकार होगा। तो खुद आत्मनिर्भर बने बच्चा। इसी तरह से जो आत्मनिर्भरता की जितनी चीज़ें चल रही हैं सरकार की ओर से, उनको हम स्वीकार करें। उनको स्वीकार करते हैं, यदि स्वीकृति इनकी होगी, तो मैं समझता हूँ जल्दी से हम लोग उसको जो देश की सेवा है, उसमें राष्ट्र सेवा के लोग बढ़ पाएँगे। अन्यथा सरकार करती रहेगी, पड़ा रहेगा सारा सामान, कोई उसको यूज़ ही नहीं करेगा, कोई उपयोग ही नहीं करेगा। तो उसके लिए हमें का आवश्यकता बहुत आवश्यक है। तो ये विद्यालय लेवल पर और महाविद्यालय और विश्वविद्यालय लेवल पर हम लोग अपने सेमिनार करते हैं, और साथ ही साथ जो सामाजिक संस्थाएँ हैं, उनके माध्यम से हम लोग जागरूकता इसमें फैला रहे हैं और इसी पर काम करते हैं। मैं समझता हूँ कि मैं खुद आत्मनिर्भर बनूँगा, तो देश आत्मनिर्भर होगा, और देश आत्मनिर्भर होगा, तो सब कुछ ठीक होगा। और जो हमारे जीडीपी की बात आती है, वो भी जीडीपी, अगर घर की मेरी मेरी जीडीपी बढ़ेगी, तो घर की बढ़ेगी तो देश की बढ़ेगी। तो जीडीपी में सबका योगदान बहुत आवश्यक है। धन्यवाद जी। जी, जी, जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। और आखिर में मैं साथी जमीउल्लाह से निवेदन करना चाहूँगा कि वो उन्होंने जो पूरे इस कार्यक्रम को सुना, आपका अनुभव व्यक्त करते हुए, सबको धन्यवाद ज्ञापन करते हुए, इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। आप पहले अपना अनुभव बताइए, आपने पूरे कार्यक्रम को बहुत अ, शांत ढंग से बैठ के आपने खाली सुना है, तो आप क्या महसूस कर रहे हैं? और फिर धन्यवाद ज्ञापन करने के साथ कार्यक्रम की समाप्ति करें। अपने सबसे पहले तो ये जो हमारे कार्यक्रम का जो मौजू था, आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या है, बहुत हद तक जो है वाज़ेह हुआ, और हमारे जितना भी आज जितने भी वक्ता थे, बहुत ही सरल और आसान ज़बान में जो है मतलब
ऐसे वजाहत किया कि मुझे नहीं लगता कि अब किसी कंफ्यूजन की जरूरत है, और हर स्तर से हर लेवल पे मतलब बात हुई। अनिल सर ने जो है कॉर्पोरेट सेक्टर्स के हवाले से बात किया, बब्बर सर ने जो है चिकित्सालय वगैरह के हवाले से बात किया, और दयालु सर ने जो है स्कूल यूनिवर्सिटी वगैरह के हवाले से बात किया। तो मुझे लगता है कि हर लेवल पे बात हुई है और हर नजरिए से बात हुई है, और बहुत मतलब क्या नाम है कि आत्मनिर्भर का जो हमारा एक कॉन्सेप्ट था कि इसका मतलब क्या है, वो वाज़ी हो गया। काफ़ी अच्छा रहा, और इस पे जो है मेरा मतलब कॉन्सेप्ट तो इतना ज़्यादा क्लियर हुआ कि मैं सोच रहा हूँ कि एक जो है पेपर लिखूँ इसके ऊपर आज पहली फुर्सत में। जी, जी, जी। तो आप युवा हैं और आप अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में आप शोधार्थी हैं और आपकी भी ये ज़िम्मेदारी है कि आप अपने साथियों से जो आपने हमारे गुरुजनों से सीखा, उन बातों को साझा करिए और उन लोगों को भी जोड़िए, तो मुझे लगता है हम और सार्थकता की ओर बढ़ेंगे। तो आप औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन करिए, फिर हम समाप्त करते हैं। सभी का बहुत शुक्रिया, और आप लोग जो है इतने शॉर्ट नोटिस में आए और बड़ी अच्छी बातें रखी। इंशाल्लाह जो है हम लोग फिर आप लोगों को जो है अगले किसी कार्यक्रम में किसी नए मौजू के साथ जो है आप लोगों को ज़हमत देंगे। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। जी। एकेडमिक पॉलिटिकल की तरफ से सबको बहुत धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग इस ब्रॉडकास्ट को समाप्त कर रहे हैं। जो भी दर्शक हमें देश दुनिया से जगह-जगह से देख रहे हैं, हम सभी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और इस बार जिस प्रकार आप लोगों ने शुरू से लेकर आखिर तक इस कार्यक्रम को देखा, उम्मीद करते हैं आगे के कार्यक्रमों में भी आप लोग इसी तरह जुड़ेंगे और हमें प्यार देंगे। इस कार्यक्रम फ़ेसबुक पे ये लाइव का जो फ़ेसबुक लाइव जो कार्यक्रम है, ये हमारे यहाँ पे सेव हो चुका है और इसको आप कभी भी कहीं से भी देख सकते हैं और अपने मित्रों से भी शेयर कर सकते हैं। ये कार्यक्रम एकेडमिक सक्सेस पॉइंट नाम के यूट्यूब चैनल पे भी उपलब्ध रहेगा। वहाँ भी अगर आप चाहें तो इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।